स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। भारतीय बाजार में आज बढ़त का दिन, लेकिन थोड़ा सा चकमा दे गया बाजार, क्योंकि 25,000 की पूरी तैयारी थी और स्क्रीन पर हम बस 0.25 पॉइंट से रह गए। 24,999.75 का हाई मार्केट ने छुआ और उसके बाद एक अचानक सेल ऑफ देखने को मिला। हालांकि इस सबके बीच मिड कैप्स का आउट परफॉर्मेंस जारी है, निफ्टी बैंक का आउट परफॉर्मेंस जारी है, भले ही निफ्टी और निफ्टी बैंक डे हाई से कुछ कूल ऑफ कर चुके हों। क्या होगी आपकी क्लोजिंग की रणनीति, उस पर करेंगे बातचीत, लेकिन पहले हेडलाइंस। 25,000 के दहलीज से फिसला बाजार, ऊपर से निफ्टी 150 अंक नीचे। निफ्टी बैंक भी दिन के शिखर से 650 पॉइंट फिसला। स्मॉल कैप्स की पार्टी अब भी जारी, दोनों इंडाइसेस करीब 1% ऊपर। सरकारी बैंकों में आज तूफानी तेजी। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स आज करीब 3% ऊपर, नतीजों के बाद पीएनबी 6% ज्यादा उछला। साथ ही एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया में जोरदार तेजी कायम। और सरकारी ही नहीं, निजी बैंकों में भी तेजी की बहार। रिजल्ट के बाद अच्छी कमेंट्री पर बंधन बैंक में 12% का दिखा उछाल, सिटी यूनियन 6% ऊपर, आईसीआईसीआई इंडसइंड बैंक भी 1.5% भागे। दो अगस्त को खुलेगा ओला इलेक्ट्रिक का 6,145 करोड़ रुपए का पब्लिक इशू। 72 से 76 रुपए है प्राइस बैंड। थोड़ी देर में ओला इलेक्ट्रिक के चेयरमैन भावेश अग्रवाल से सीएनबीसी आवाज की खास बातचीत। और निफ्टी की टाटा कंज्यूमर के कल आएंगे नतीजे, 7% बढ़ सकता है कंपनी का मुनाफा, मार्जिन में सुधार की उम्मीद, 3% की वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान। वहीं इंडस टावर, गेल समेत वायदा की 8 कंपनियां पेश करेंगी Q1 के नतीजे। और सरकार का जोर बीएसयू कंपनियों की वैल्यू बढ़ाने पर। विनिवेश सचिव ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, आईडीबी बैंक की इस फाइनेंशियल ईयर में डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया करेंगे पूरी। गुड आफ्टरनून। भारतीय बाजारों में आज एक अच्छी तेजी का दिन बना है। ऊपरी लेवल से भले ही मार्केट कुछ कूल ऑफ कर रहा हो, लेकिन पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड्स देखने को मिले हैं। निफ्टी 24,834 पर बस बोलने की देरी थी वीरू, और 2 पॉइंट नीचे फिसल गया। निफ्टी बैंक भी अपने दिन सुबह के मोमेंटम को लूज करता हुआ दिखाई दे रहा है। मिड कैप्स की हालत अभी भी अच्छी है। वीरू, हुआ क्या? क्योंकि देखिए 24,999.75, वैसे तो आप कह सकते हैं कि 25,000 हो गया, लेकिन जब तक 25,000 वाकई में चमकता दिखाई ना दे और उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स ना बढ़े, 25,000 मान नहीं सकते। ऐसा क्या हुआ कि एक रिवर्सल आ रहा है निफ्टी में? देखिए हर्षिता, होता क्या है ना, बहुत वर्टिकल राइज के बाद आप देखिए ना हर्षिता, हमारा शुक्रवार का लेवल क्या था जो हमने बाइसेक्ट किया था, 24,500। 24,500 से लेकर 25,000 का 500 पॉइंट का स्विंग। मतलब अगर आप आज के हिसाब से देखें, डेज के हिसाब से नहीं, आज के हिसाब से देखें, तो हर्षिता मात्र 3 से 4 घंटे में। तो मेरे ख्याल से इतना बड़ा स्विंग किसी भी कॉल राइटर को आई थिंक इनवाइट करने के लिए काफ़ी था, फ्रेंकली स्पीकिंग हर्षिता। और हर्षिता, मैंने तो आज सुबह सुबह क्लियरली लॉजिकली ये बात कही थी कि टिल द टाइम 25,010 बाइसेक्ट नहीं हो रहा है, ये पूरा का पूरा क्लस्टर 24,966 और 25,010 उस हर प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट करने का जोन होगा जो आप लोअर ट्रैजेक्टरी में लें, चाहे वो शुक्रवार हो, चाहे वो गुरुवार हो या बीते बुधवार की। अच्छा, एक बात और कही थी मैंने हर्षिता सुबह, हमारा प्रीवियस बेस परसिस्ट कर रहा था 766 पे, लेकिन अब जो नया बेस इस गैप अप के बाद होगा, दैट इज एग्जैक्टली 24,830 और 790 का जोन। अभी तक वही जोन है। तो जब आप मुझसे पूछ रही हैं कि ये डिप क्या था, तो मैं कहूँगा अभी भी ये डिप एक कंट्रोल डिप है। प्लीज़ ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए। आवाज़ पे हमने क्लियरली कहा था प्रॉफिट्स को अपने कैश में कन्वर्ट करना है 24,966 से 25,010 के क्लस्टर में, और वो हुआ, एग्जैक्टली वही हुआ। सुबह भी कोलैप्स आया और वो जो करीब करीब मिड सेशन में कोलैप्स आया, वो भी एग्जैक्टली वही क्लस्टर से आया। अब देखते हैं कि हमारे पास री एंट्री की गुंजाइश कहाँ पर है। यकीन मानिए, आपकी स्क्रीन पे 24,800 की पुट में करीब करीब 42 लाख का आउटस्टैंडिंग OI है, 6.31 लाख से जुड़े हैं यहाँ पे, लेकिन 24,700 की पुट OI लूज कर रही है। ये एक बहुत हमारे लिए फेवरेबल सिचुएशन नहीं है, बट स्टिल हर्षदा, मैं ये कहूँगा
स्क्रीन पे जब तक 766 है, 24,766 एक लेवल दे रहा हूं, जब तक 24,766 750 स्क्रीन पे, इट्स अ बाय ऑन डिप निफ्टी। और उस ट्रेड को जब तक कि 25,010 बाइसेक्ट नहीं हो रहा है, इन स्टेट्स के मुताबिक हर्षता आपको उन सभी ट्रेड्स को 24,966 और 25,010 के बीच में अनवाइंड करना है। ये भी एक लेवल ठीक ठाक है, बट मेरा मानना यह है कि टिल द टाइम वी हैव 24,766,750 ऑन द स्क्रीन, ये बाय ऑन डिप्स काम करेगा। बट एग्जिट जोन 966 25,010 हर्षता। वीरू, लेकिन इस समय की ताज़ा दिक्कत बैंक्स बन रहे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में हमने आज बहुत तगड़ी तेज़ी देखी है, अच्छा खासा रुझान। लेकिन इस घंटे अगर आप गौर करें, HDFC बैंक 1% फिसल चुका है, आपका ICICI बैंक ऊपरी लेवल से थोड़ा बहुत दबाव दिखाने लग रहा है, आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वो हो रहा है, और दूसरे बैंक जो आउट परफॉर्मर्स थे वहाँ पर भी हल्की हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिली है, डे हाई से स्पेशली। यहाँ पर लेवल क्या है? देखिए हर्षता, क्लियरली सुबह भी आप भी थी हर्षता, अपनी आशीष भी थे। सुबह हमारी बात क्या हुई थी कि हमको निफ्टी और निफ्टी बैंक के बीच में जो डिफरेंशियल मिल रहा है उसको प्ले करना है। अब हमें यह भी नहीं मालूम था कि ICICI बैंक कितना थ्रस्ट जनरेट करेगा, और उसने करा भी। लेवल्स लेके आइए मॉर्निंग के, जरा सुबह बताता हूँ मैं हमने बात क्या की थी। द मूवमेंट यू विल क्रॉस 51,370 एंड 510, 51,370 और 51,510 का जोन आप जैसे ही बाइसेक्ट करेंगे आपको मिलेगा 51,768, 837, और 837 पार करेंगे तो आपको मिलेगा 52,071, वो भी मिला। और इनफैक्ट अपनी समराइज्ड स्ट्रेटेजी में मैंने ये भी कहा लगभग 10 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास, कि ये स्विंग अगर 52,071 के ऊपर टिका तो आपको करीब करीब 367 तक का एक स्विंग देगा। तो ये स्विंग गया करीब 350 तक का, उसके बाद हम कोलैप्स हो गए। देखिए हर्षता, हम अभी भी सिर्फ उस डिफरेंशियल को प्ले कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेंथ निफ्टी बैंक में नहीं है। वो एक डिफरेंशियल था, एक थ्रस्ट था जो सुबह आया टुवर्ड्स 20 डेमा, टुवर्ड्स कॉल राइटर्स जोन, और उसके बाद वो कोलैप्स हो गया। हर्षता, अगर आपने सुबह का ट्रेड अच्छे से अगर कमा लिया है तो मैं आपसे कहूँगा कि निफ्टी बैंक में अब एक बार के लिए हट जाइए, क्योंकि उस 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने, दैट फॉलिंग 10 फॉलिंग 20, उसने एक बार अपना काम बखूबी कर दिया है। एक कोलैप्स आपको इंट्राडे में दे दिया है। ICICI बैंक भी कोलैप्स हुआ, HDFC बैंक भी कोलैप्स हुआ। स्टेट्स लेके आइए एक बार स्क्रीन पे। इस कोलैप्स को, जो कि हमेशा एक 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जोन से आता है, उसको कॉल राइटर्स ने मेरे ख्याल से बहुत स्ट्रांगली ग्रिप में लिया होगा। आपकी स्क्रीन पे आएंगे, आप देखिए जरा 52,000 की स्ट्राइक पे क्या हुआ है। इंट्राडे में 12 लाख, 51,800, 10 लाख, मतलब अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। और आपके स्क्रीन पे अगर पुट्स में कहीं आउटस्टैंडिंग वाई रीजनेबल खड़ा है तो वह है 21,500, लेकिन हम उसको ऑलरेडी वायलेट कर चुके हैं। तो हर्षता, मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप स्विंग सुबह का खेल चुके हैं तो प्लीज़ निफ्टी बैंक में एक बार फिर से किनारे हो जाइए, क्योंकि कॉल राइटर्स हावी हो चुके हैं, 20 डेमा से रिवर्सल आया है, और आप ऑलरेडी पुट राइटर्स के जोन के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। सो मैं एक सुबह बेहतरीन ट्रेड लेने के बाद हर्षता, अभी के लिए निफ्टी बैंक से दूर रहूँगा। अगर आपको बैंक्स में ही ट्रेड करना है तो इट्स बेटर टू फोकस ऑन PSU बैंक्स। हर्षता, फोकस ऑन PSU बैंक्स, और एक PSU मेजर के नंबर्स आ रहे हैं वीरू। BEL का इनकम का आंकड़ा 4,244 करोड़, लास्ट ईयर क्वार्टर में 35-32 करोड़ डिलीवर किया था। प्रॉफिट के लिहाज से जो कंपनी ने डिलीवर किया है वो लगभग 791 करोड़ है, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। और इसी क्वार्टर लास्ट ईयर इन्होंने आई थिंक 398 करोड़ का मुनाफा पेश किया था। तो ये फ़िलहाल अच्छा नहीं, 531 करोड़ का मुनाफा पेश किया था। ये फ़िलहाल आपके लिए वो अपडेट आता हुआ। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, इनफैक्ट अच्छी बढ़ी है, और मुनाफे में भी एक स्पाइक आता हुआ, लगभग 4% की गेंस ये स्टॉक आपको दिखा रहा है। एक अच्छा खासा मोमेंटम इसने अपने नाम कर लिया है। तो ये आपके लिए वो स्टॉक जिसमें इस समय बड़ी रफ्तार बनती दिखाई दे रही है। ये है BEL, स्मार्ट क्वार्टर, अच्छा परफॉर्मेंस। इनफैक्ट इस पर एक टेक चेक लेंगे, फिर ओला इलेक्ट्रिक का जो IPO 2 अगस्त को खुलेगा, उससे जो उसके मैनेजमेंट से यतिन ने बातचीत की, उसकी भी चर्चा होगी। लेकिन मानस फटाफट से अगर BEL पर एक ट्रेड दे, इस ट्रेड को हाथ से निकलने से पहले
इस पर एक व्यू आ रहा है। बताइए 322 पर क्या फ्रेश खरीदारी करें, 4% ऊपर स्टॉक? आई थिंक खरीदारी कर सकते हैं हर्षिता जी, क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने रीगेन कर लिया है, 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था। तो आई थिंक ये इस नए मूव में पिछले हाईज जो कि 340 रुपए था उसको स्टॉक टेस्ट कर सकता है। तो अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं। 314 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 340 के टारगेट के लिए। टारगेट एक अपॉर्चुनिटी बीईएल में अच्छे परफॉर्मेंस, प्रॉफिटेबिलिटी और इनकम के फ्रंट पर एक अच्छा यहाँ पर रिस्पांस कंपनी की तरफ से आया है, तो तेजी देखने को मिल रही है स्टॉक में। चलिए इस पर आगे और डिटेल में बातचीत होगी जब कुछ और बारीकियां आएंगी, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कैसा रहा है। लेकिन आप कह सकते हैं इस साल का सबसे बड़ा आईपीओ ओला इलेक्ट्रिक का प्राइस बैंड तय हो चुका है 72 से 76 रुपीस प्रति शेयर। अगस्त 2 को दरअसल आईपीओ खुलता हुआ दिखाई देगा और कंपनी के फाउंडर, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भाविश अग्रवाल और सीएफओ हरीश अभिचंदानी से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे सहयोगी यतिन मोता ने। इस साल के सबसे बड़े आईपीओ के बारे में मार्केट एक्साइटेड है और मैं भी एक्साइटेड हूं और इसीलिए आज हमारे साथ ओला इलेक्ट्रिक का मैनेजमेंट टीम बैठा हुआ है। भावेश जो सीएमडी हैं और हमारे साथ हरीश जी भी हैं जो सीएफओ है कंपनी के। भावेश, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के साथ बातचीत करने के लिए। बहुत सारी चीजें स्पेकुलेशन इस आईपीओ के शुरू से हम देख रहे हैं। वैल्यूएशन को लेके मार्केट अपना फिगर दे रही है, आपने एक फिगर रखा है। तो अब क्या बात बन रही है वैल्यूएशन को लेके और आपको लगता है कि इस वैल्यूएशन पे आपके पास सफिशिएंट डिमांड है जिससे ये पूरा आईपीओ सेल थ्रू हो जाएगा? यतिन, पहले आपको बहुत धन्यवाद कि आप आए हमसे मिलने के लिए और जैसा आपने बोला ये बहुत एक्साइटिंग फेज है हमारे लिए भी एंड मार्केट से भी हमें बहुत अच्छी सेंटिमेंट की फीलिंग आ रही है। हमने जो आईपीओ की प्राइसिंग करी है, ये आईपीओ की प्राइसिंग हमने ये सोच समझ के करी है कि एक अग्रेसिव प्राइस हो, मतलब उसमें लोगों को अच्छा लगे प्राइस, क्योंकि हम चाहते हैं, क्योंकि ये इंडिया स्टोरी है। दिस इज एन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी जी, इंडियन ईवी स्टोरी, न्यू एज कंपनी, न्यू एज प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो हम चाहते हैं कि पूरा जो इंडिया का मार्केट है, पब्लिक मार्केट है, रिटेल इन्वेस्टर है, वो हमारे साथ इस स्टोरी में जुड़े। इसलिए हम इस स्टोरी को जल्दी लेके आए हैं। ये कंपनी को 4-5 साल पहले शुरू हुई थी जी, तो मैं 4-5 साल में ही हम इसको पब्लिक मार्केट्स में ला रहे हैं और हमने बहुत अच्छी ग्रोथ देखी है। आपको हमारे नंबर्स में दिख रहा होगा FY23 से FY24 में 90% हमारा रेवेन्यू ग्रो हुआ है। तो इसको हम मार्केट ला रहे हैं, मार्केट में इसका प्राइसिंग एक अग्रेसिव प्राइसिंग रख रहे हैं ताकि सारे इन्वेस्टर्स को एक्साइटमेंट मिले और ये जो इंडिया का इन्वेस्टर है, इंस्टीट्यूशनल हो या रिटेल हो या HNI हो, सब इस स्टोरी में हमारे साथ जुड़े और हम साथ मिलके पूरा ईवी इकोसिस्टम बनाएं। जी भावेश, आपने कहा कि एक 90% रेवेन्यू ग्रोथ आपने किया, लेकिन एक सवाल जो एक टिपिकल रिटेल इन्वेस्टर के मन में होता है, किसी भी इन्वेस्टर के मन में होता है कि पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी कैसे रहेगी। पिछले जितने भी न्यू एज कंपनीज, जैसे हम कहते हैं कि वो न्यू एज कंपनी जब लिस्ट हुई हैं, तब जब लिस्टिंग हुई थी तब थोड़ा बहुत इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंटमेंट हुआ था नंबर्स को लेके, एंड देन जैसे ही पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी एस्टैब्लिश होती है तब इन्वेस्टर्स को अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। तो पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताइए, कैसे आपकी जर्नी रहेगी। मैं हरीश से भी इसके बारे में सवाल पूछूंगा, लेकिन आपके इनिशियल व्यूज जानना चाहूंगा। देखिए, अगेन अगर मैं आपके व्यूअर्स को बुक की तरफ पॉइंट करूंगा तो आप FY22, 23 एंड 24 का जो हमारा डेटा देखेंगे, हमारा रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है काफी। FY22 से 23 में 6x, 23 से 24 में 90% जी, एंड साथ के साथ जो एबिडा परसेंटेज है वो इम्प्रूव होता गया है। तो FY24 में ओवर FY23 आई थिंक -43 से -19 तक आ गया है। सो मैन्युफैक्चरिंग में ना बिजनेस मॉडल ऐसा होता है कि जैसे आपका रेवेन्यू ग्रो करता है, करेक्ट, आपकी कॉस्ट उसके साथ ग्रो नहीं करती। कॉस्ट फिक्स कॉस्ट होती है और रेवेन्यू से काफी ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है जी। एंड FY24 के बाद लास्ट क्वार्टर में भी अगर आप अप्रैल से जून तक हमारे नंबर्स जो पब्लिक ही हैं वाहन पे देखेंगे तो हमारा यूनिट ग्रोथ एंड वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा हो रहा है। ओके, तो इन्वेस्टर्स, मैं एग्जैक्टली तो शेयर नहीं कर सकता कि प्रॉफिटेबिलिटी कब होगी, बट रास्ता साफ है और उस रास्ते पे हम चल रहे हैं। एंड ये तो वॉल्यूम से हमारा कॉस्ट कम होगा, यूनिट कॉस्ट एंड मार्जिन बढ़ता है। देन इसके बियॉन्ड हमारी जो स्ट्रेटेजी रही है कि हम R&D इन हाउस करेंगे, करेक्ट, एंड हम वर्टिकल इंटीग्रेशन करेंगे कोर कंपोनेंट्स का, मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स का। उससे भी हमारे को काफी बेनिफिट मिल रहा है इन मार्जिन एक्सपेंशन। जैसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो आने वाले हैं, जो हम कर रहे हैं, वो है सेल। करेक्ट, ईवी का हार्ट होता है सेल। जैसे आइस में हार्ट था इंजन, ईवी का हार्ट है सेल। करेक्ट, एंड हमने अपनी गीगा फैक्ट्री लगाई है जिसमें लिथियम सेल बनते हैं। हमें गवर्नमेंट से 20 गीगावाट आवर की हाईएस्ट एलोकेशन मिली है PLI में जी। एंड हमारा लिथियम सेल हमारे ही गाड़ी में अगले साल आएगा।
एंड उससे फर्दर मार्जिन एक्सपेंशन होगा, क्योंकि सबसे बड़ा कॉस्ट गाड़ी में होता है सेल का। करेक्ट। एंड जब वो हम लोकलाइज कर लेंगे इंडिया में अपनी फैक्ट्री में, तो फर्दर उसका कॉस्ट रिड्यूस होगा। तो ये सारे इनिशिएटिव्स हैं, ऑल ऑफ विच आर एडिंग अप टू अ पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी। एंड टाइमलाइन तो मैं शेयर नहीं कर सकता, बट अभी हमारा राइट आफ्टर लिस्टिंग हमारा Q1 रिजल्ट भी आएगा। ओके। वो भी इन्वेस्टर्स देखेंगे। क्या आपकी नई बाइक जो आप लॉन्च कर रहे हैं 15 अगस्त को, उससे भी दबदबा हो जाएगा मार्केट में? आप देखिए, बाइक तो हमने लास्ट ईयर अनाउंस की थी। बाइक में बहुत इंटरेस्ट है लोगों का। बाइक में ना एक यूथ की एक अलग पल्स होती है, एंड मुझे भी बहुत पसंद है बाइक्स पर्सनली। तो इस 15 अगस्त को भी हम मेजर अनाउंसमेंट्स करेंगे, तो वो आई होप लोग देखेंगे। एंड बाइक्स विल बी द नेक्स्ट ग्रोथ स्टोरी फॉर ईवीज, एंड हम पूरे रेडी हैं उसके लिए। तो लिस्टिंग के दिन बाइक देखने मिलेगी या 15 अगस्त को ही देखने मिलेगी? 15 अगस्त इज आवर एनुअल, हमारा हर साल 15 अगस्त देश के इंडिपेंडेंस डे के दिन हम अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे हरीश, कैपेसिटी जो है आपकी, एक बड़ी कैपेसिटी ऑलरेडी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखा है, तो क्या ये कैपेसिटी फंजिबल होती है बाइक्स और स्कूटर के बीच में? और इसके बारे में ज्यादा बताइए कि आपका जो रिपोर्टेड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो बहुत कम है, तो कैसे स्केल अप होगा और किस तरीके से आप कॉस्ट स्ट्रक्चर ओवरऑल बेसिस पे गिरता हुआ देखते हैं? देखिए, कैपेसिटी में हमने जो बिजनेस डिजाइन की है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, वो स्केल के लिए बनाया है। हमारी जो 2 व्हीलर फैक्ट्री है उसकी टोटल कैपेसिटी आज 4 मिलियन के लिए, जो शेल है, जो यूटिलिटीज है, जो बिल्डिंग है, वो सब 4 मिलियन तक की रेडी है। इंस्टॉल कैपेसिटी 1 मिलियन है, और ये कैपेसिटी एंटायरली फंजिबल है। आप स्कूटर बनाइए, आप बाइक बनाइए, और कुछ बनाइए, ये सेम फैक्ट्री में और प्रैक्टिकली सेम एनवायरनमेंट में बनता है। तो कैपेसिटी के लिए हम ग्रोथ के लिए तैयार हैं, और हम कैपेसिटी के लिए इनसे पहले हमने अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट कर दिया है। एक्चुअली ये आगे चलकर तो इस ऑपरेटिंग लेवरेज से उसको फायदा ही होगा हमको। और मैं ऑल द बेस्ट कहूंगा आपसे, बिकॉज मार्केट बहुत एक्साइटेड है। तो होप आप एक रिकॉर्ड बनाएं सब्सक्रिप्शन में, और सीएमडी से आवाज के साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू यत्न। थैंक यू। थैंक यू। जी हाँ, तो ये आप ओला इलेक्ट्रिक की मैनेजमेंट को सुन रहे थे, और ये हफ्ता आईपीओ मार्केट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खैर, हम इस पे आएंगे, बातचीत करेंगे। और जैसे कि यतिन ने प्रश्न पूछा था कि बाजार जो है किसी भी आई थिंक नई लिस्टिंग पर तब ज़्यादा उत्साहित होता है जब एक प्रॉफिटेबिलिटी का रोड मैप रखा जाए स्ट्रॉन्ग। खैर, इस पर आएंगे, मैं हर्षिता से बात करूँगा कुछ देर पे इस पर, लेकिन एक काम करते पहले ट्रेड्स को कलेक्ट कर लेते हैं। हमारे साथ फंडामेंटल एनालिस्ट हर्षवर्धन अवस्थी हैं, मानस, प्रकाश काबसर, राजेश सतपुते, प्रशांत सावंत, राजेश पालविया, शिल्प रावत, ये सभी मौजूद हैं। इनसे करते बातचीत। प्रकाश, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त वो है सीमेंस इंडिया। 7056 पर ट्रेड कर रहा है, यहां से एक अपमूव मिलना चाहिए, और मुझे लगता है जो स्टॉप लगेगा इस पर 6900, एक्चुअली 7000 लगा दे तो ठीक ही रहेगा। 61 रुपीज का स्टॉप, टारगेट इन द अपसाइड 7200 के लगभग आते हैं, तो ये सीमेंस लगता है 7200 के लिए। ओके, प्रकाश सर का जो कॉल है सिमंस है 7062 पर बाय कॉल है। मानस, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, आरईसी पे खरीदारी करने की राय रहेगी। आरईसी बीएफसी दोनों चार्ट्स पे अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आरईसी बिल्कुल तैयार है पिछले हाईज को भी क्रॉस करने के लिए। तो आरईसी में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, 633 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, और 660 के टारगेट सेट करेंगे। ये कैश लेवल्स हैं। अगर चाहें तो 650 का कॉल ऑप्शन जो 21 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। आपके जो स्टॉप लॉसेज है वो रहेंगे 17 रुपए के नीचे, और टारगेट सेट करिए 32 रुपए के आसपास का। तो ये REC 650 का कॉल लेने की सलाह। हाउएवर नंबर्स थोड़े से डैम्प थे, लेकिन इस पर सुबह से बाय साइड की राय आ रही है और चला भी है स्टॉक। शिल्पा जी, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? हर्षिता जी, मेरा सेल साइड में रहेगा अपोलो टायर्स में। अपोलो टायर्स 560 के स्टॉप लॉस से आप इसमें फ्यूचर्स में सेल कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 520 टू 505। थोड़ा पोजिशनल सेल भी रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि मार्केट थोड़ा अभी वॉबली है, यहाँ से थोड़ा फॉल हम देख सकते हैं, तो इसमें ये टारगेट्स आपके अचीव होते हुए दिखने चाहिए। ओके, तो अपोलो टायर में एक सेल साइड का ट्रेड इस समय शिल्पा की तरफ से आ रहा है। यहाँ पर बिकवाली की सलाह आ रही है। स्टॉक का 520 तक फिसल सकता है, उसके बाद 500 के लेवल्स भी दिखा सकता है। प्रशांत, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? जी अच्छा जी, वीरू जी, गुड आफ्टरनून द पैनल। तो यहाँ पे मेरा भी एक सेल साइड पे ट्रेड है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा 25,000 पे काफी स्ट्रांगली रिएक्ट किया है। हो सकता है आगे हम इसको क्रॉस करें, बट फिलहाल
मुझे लग रहा है एक स्टॉक जो गैप पे रिएक्ट कर रहा है वो है बिरला सॉफ्ट। नॉर्मली मैंने इस पे हमेशा लॉन्ग्स रेकमेंड किए, बट यहाँ एक रेजिस्टेंस पे करीबन 720 पे ट्रेड कर रहा है 720। स्टॉप लॉस मेरा होगा 735 735। यहाँ से मेरा टारगेट वन राउंड नंबर 700 का होगा, बट ओवरऑल जो मेरा टारगेट है वो करीबन 685 जो कि स्विंग लोस बने हुए थे वो होगा। बिरला सॉफ्ट है आपकी यहाँ पे सेल कॉल है। अच्छा, बड़े एग्रेसिव कॉल है। अगर आप देखें यहाँ पे 719 पे, इस पे आएंगे, डिस्कस करेंगे कि आईटी में शॉर्ट कहाँ ओपन और कर सकते हैं। राजेश सतपुते हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून अर्शदा, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, सुबह हमने देखा एक डीएलएफ में क्लीन ब्रेकआउट आया और डीएलएफ का ब्रेकआउट जो है वो आप कह सकते हैं कंसोलिडेशन का बात का है। एट द सेम टाइम यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल है, तो जो चार्ट सजेस्ट कर रहा है ये 860 के ऊपर डीएलएफ में बाय ट्रिगर हुआ है। 850 का स्टॉप लॉस होगा और इसका जो इमीडिएट टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 900 से लेकर 910। सो डीएलएफ इज अ बाय। ओके, डीएलएफ 867.90 पे आपका एक बाय है। सुबह से मोमेंटम का है, बट एक बात देखिए आपने इस चार्ट पे, बाजार कोलैप्स हुआ लेकिन ये स्टॉक कोलैप्स नहीं हुआ। लास्ट वीक का काफ़ी डैमेज इसमें हुआ था, तो ये पुल बैक मोड में स्टॉक है। शरद अवस्थी हमारे से जुड़ चुके हैं। शरद जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। शरद, क्या चीज़ कर रहे हैं आप मार्केट में इस वक्त? इसमें कोई राय नहीं कि एक बड़े वर्टिकल राइज के बाद 25,000 पे एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया है। कैसे रीड कर रहे हैं आप मार्केट को और आपका कॉल? देखिए, थोड़ी बहुत करेक्शन या टाइम बेस्ड करेक्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमने काफी अच्छी एक तरफा रैली देखी है नीचे के लेवल से। तो मुझे लगता है हो सकता है आप 1-2 महीने के कंसोलिडेशन फेज में एंटर कर रहे हैं, जहां पे हो सकता है बहुत ज्यादा आपको वैसी अपमूव नहीं मिले जैसी पिछले कुछ समय में मिली है। बट मेरा ये मानना है कि ये जो कंसोलिडेशन फेज होगा ये भी ईयर एंड के आसपास जो हम नेक्स्ट बड़ी मूव की तैयारी कर रहे हैं उसके पहले का प्रीकर्सर ही होगा। तो बहुत ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है और 1000-1500 पॉइंट की करेक्शन किधर भी कभी भी आ सकती है, खास करके जियोपॉलिटिकल टर्म से। बट पॉजिटिव साइड पे ये है कि शायद जो पिछले साल भर से हम इंटरेस्ट रेट में कमी की उम्मीद मैं तो खास करके सोच रहा था, तो वो शायद अब फाइनली प्ले आउट करेगा। यूरोप में शायद इसी महीने से आपको दिखने लगे और बाकी यूएस वगैरह में मोस्ट प्रोबेबली क्वार्टर के एंड तक इफेक्टिवली आपको ये मूवमेंट्स कंफर्म हो जाएंगी। तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए ग्लोबल मार्केट्स के लिए। फाइनल आउटकम क्या आता है वो बाद में देखा जाएगा, बट इनिशियली मेरे हिसाब से सेंटिमेंट के हिसाब से ईयर एंड रैली तक लीड करने के लिए वो एक काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा। तो हम ये स्ट्रेटेजी ले रखे हैं कि जितना नीचे बाजार मिलता है तो वहां पे एक्यूमुलेट करिए, ईयर एंड रैली में काफी बढ़िया पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलना चाहिए। स्टॉक जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो है इंडसइंड बैंक कंपनी, देश की जानी मानी प्राइवेट सेक्टर बैंक है। हमारा ये मानना है कि 15 से 17% जैसी ग्रोथ आसानी से बैंक क्लॉक इन करेगा अगले 2 साल भी। इस क्वार्टर के नंबर्स में थोड़ा सा जीएनपीए में 10 बेसिस पॉइंट्स की एडिशन है, बट ये फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स में हम बहुत ज्यादा बैंक या एनबीएफसी या बीएफएसआई पूरी स्पेस में, इंश्योरेंस को छोड़ के बाकी किसी भी स्पेस में बहुत ज्यादा रिटेन नहीं करते। हमें लगता है नेक्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड जो लेंडिंग वाला स्पीड है वो अच्छी खासी पकड़ेगी। प्लस जैसे रेट कट्स का माहौल बनता है तो मुझे लगता है जो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन है वहां पे भी आपको बढ़िया अट्रैक्शन दिखनी चाहिए। तो आने वाले समय में 15 से 17% ग्रोथ आसानी से आनी चाहिए और एडवांसेस ग्रोथ के साथ साथ आपके जो जीएनपीए के नंबर्स हैं वो भी काफी सबड्यूड दिखने चाहिए। बहुत ज्यादा प्रेशर हम एसेट क्वालिटी पे एनविजन नहीं कर रहे। तो वैल्यूएशन वाइज अभी स्टॉक लगभग 1.6-1.7 टाइम्स प्राइस टू बुक पे चलता है। हमारा ये मानना है कि अगले 2 साल में 150 से 250 रुपए जैसी एक्रेशन बुक वैल्यू में होनी चाहिए, और अगर स्टॉक 1.7-1.9 टाइम्स प्राइस टू बुक पे भी ट्रेड करता है तो 1800-1900 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से इंडसइंड बैंक में खरीदारी करनी चाहिए। हर्षदा, शरद जी को सुनने के बाद शोले का वो डायलॉग था ना मौसी का कि लाख बुराई हो तुम्हारे दोस्त में, लेकिन एक बात है वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है ना? 1000-1500 पॉइंट करेक्शन की दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, फंडामेंटल एनालिस्ट इतने कंफर्टेबल होते हैं, 1500 पॉइंट का रिट्रेसमेंट उनके लिए ये कूलिंग ऑफ प्रोसेस जो है वो नॉर्मल होती है। पर यहाँ तो प्रशांत, ये शरद जी, दम घुटने लगता है लोगों का 1500 पॉइंट, क्योंकि सही बात है 1500 पॉइंट की रिट्रेसमेंट की ज़रूरत है, लेकिन वो अब ठहरता ही नहीं है, वो ठहरता ही नहीं। मुझे याद आता है 2 दिन हर्षदा और मैं दोनों टाइम इकट्ठे थे, एक वो इलेक्शन रिजल्ट्स का दिन और उसके बाद बजट का दिन। इवन 10-20 डे का रिट्रेसमेंट टिकता नहीं है। खैर, बात आपकी अगर आप देखें वाजिब थी, मैं आता हूँ उस पर, लेकिन
अभी आपने इन कॉल से पहले ओला इलेक्ट्रिक की मैनेजमेंट को सुना, आइए थोड़ा सा इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं। हर्षदा बहुत बारीकी से आई थिंक न्यू एज स्टॉक्स को, न्यू एज कंपनियों को आंकती हैं। हर्षदा, एक बार जोमेटो के आईपीओ में हम देख चुके हैं, जैसे यतिन ने बात बहुत अच्छी पूछी थी कि बाजार पहले आई थिंक लॉस मेकिंग कंपनियों पर शायद पहले दौर दूसरा था, लेकिन इस बार एग्जैक्टली जानना चाहेगा कि वो सेकेंडरी मार्केट में कर कैसा रही हैं, बाजार उनको क्या प्राइसिंग देने में कंफर्टेबल है, और एक हेल्दी रोड मैप फॉर ए स्ट्रॉन्ग बॉटम लाइन। मुझे याद अच्छी तरीके से ये मैंने पेटीएम के केस में भी प्रश्न पूछा था उनकी मैनेजमेंट से जब वो आईपीओ आया था कि सर एक हेल्दी बॉटम लाइन का रोड मैप दीजिए, पर उन्होंने दिया नहीं था उस वक्त। इस आईपीओ को उस दृष्टिकोण से कहाँ रखा जाएगा? वीरू, ये भी एक 3 साल पुरानी कंपनी है, लेकिन पेटीएम और जोमेटो या फिर दूसरी जो उस समय की कंपनियां लिस्ट हुई थी, एक जो बड़ा और एक स्टार्क डिफरेंस है कि कंपनी के मैनेजमेंट ने वैल्यूएशन पर एक कॉम्प्रोमाइज किया, एंड आई एम स्पेसिफिकली यूजिंग द वर्ड कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि देखिए दिसंबर में कंपनी करीब $8 बिलियन पर वैल्यू की गई थी जब उन्होंने तब फंड रेज किया था। उसके बाद इन्होंने अपना वैल्यूएशन कट किया मई में लास्ट ये लगभग $5 बिलियन के आसपास, तो $8 बिलियन और अब $4-4.5 बिलियन का वैल्यूएशन, नियरली 20% का कट कंपनी ने खुद अपने आप से किया है जब ये आईपीओ लेकर आ रहे हैं। दैट सेज अ लॉट। ये जो रियलिज्म यूनिकॉर्न्स या फिर स्टार्टअप्स में नहीं था, वो इस पर्टिकुलर आईपीओ में स्पेशली वैल्यूएशन के लिहाज से एविडेंट है। वो एक चीज मुझे अच्छी लगी, इसीलिए हम कह रहे हैं वो 72 से 76 का इशू प्राइस थोड़ा सा अट्रैक्टिव रह सकता है। ध्यान रखिएगा वीरू, कई सारे निवेशक हैं जो अनलिस्टेड मार्केट में लॉस बनाएंगे। नॉर्मली एग्जिट्स जब मिलते हैं लोग बम्पर रिटर्न्स पर एग्जिट करते हैं। इनके अर्ली स्टेज निवेशक तो ऑफ कोर्स एक बढ़िया निवेश कर ही रहे, लेकिन लेटर स्टेज, लास्ट स्टेज में लोगों ने पैसा रेज किया था ना, वो करीब 110, 111, 112 रुपए पर रेज किया था। उस लिहाज से उन लेट स्टेज इन्वेस्टर्स को तो एग्जिट आई डोंट थिंक वो लेंगे, लेकिन वो लॉस में रहेंगे। तो ये जो डील की जो वैल्यूएशन या फिर इस आईपीओ की जो वैल्यूएशन तय की गई है ना, वही सबसे अट्रैक्टिव है और वही बड़ा गेम चेंजर रह सकती है बाकी सभी आईपीओस के सामने। एग्जैक्टली ये पॉइंट हर्षदा ने जो मेंशन किया, आइए इसको एक जरा हल्का सस्पेक्ट व्यू लेते हैं शरद जी के। शरद जी, आपका व्यू क्या है? जैसे कि हर्षदा कह रही है कि एग्जैक्टली उन्होंने अपने वैल्यूएशंस में कूल ऑफ लिया, टेबल पे कुछ छोड़ा है। हिस्टोरिकली इस प्रकार की कंपनियों ने जिस प्रकार के वैल्यूएशंस पे आईपीओ लाए हैं, उससे कहीं बेहतरीन तरीके से ये आईपीओ प्लेस्ड है। आपका व्यू क्या है इस प्राइसिंग पर? देखिए, कंपैरेटिवली तो बेटर है। एग्जैक्टली नंबर्स तो मैंने अभी तक देखे नहीं है, वो हमारे ऑटो एनालिस्ट देखेंगे, रिपोर्ट वगैरह बनाएंगे। बट मुझे लगता है जिस तरीके की ट्रैक्शन कंपनी ने पकड़ी है और जैसा अभी मूड माहौल है ईवीज में, खास करके फर्स्ट लेवल ट्रैक्शन हमने टू व्हीलर्स में काफी स्ट्रॉन्ग देखा है। टीवीएस पे जो रेस्पॉन्स है वो हम ऑलरेडी देख रहे हैं। लिस्टेड में सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक इकाई में टीवीएस का नाम लिया जा सकता है और वहां पे उनको सक्सेस भी काफी मिली है फर्स्ट मूवर एडवांटेज में। ओला के केस में भी ये काफी बड़ी इंप्रूवमेंट आई है और मेरे हिसाब से जो वो खास करके यतिन को बैटरी वाली स्टोरी बता रहे थे, मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ा ब्रेकआउट है। और इन स्टोरीज में यूजुअली आपको कन्वेंशनल मैट्रिसेस पे वैल्यू करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट मुझे लगता है ऑन द ग्राउंड प्रूवन कॉन्सेप्ट है, चाहे कार शेयरिंग वाला हो या आपका ये इलेक्ट्रिक स्कूटर्स वाला हो। मुझे लगता है काफी स्ट्रॉन्ग विंड है और प्लस जो उन्होंने गाड़ी वाले विंग को अभी लगभग शेल्फ कर दिया है और टू व्हीलर्स पे फोकस कर रहे हैं। और बैटरी वाला जो चेंज है मुझे लगता है वो काफी बड़ा ट्रिगर हो सकता है इस कंपनी के बहुत बड़ी रीरेटिंग के लिए आने वाले समय में। तो फ्यूचरिस्टिक लेवल के हिसाब से आपको थोड़ा लंबा नजरिया रख के मुझे लगता है काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। इनफैक्ट ये बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग वाले फ्रंट पे वीरू आई थिंक ज़्यादा एक्साइटमेंट रहने वाली है। अगर आप दाव खेल रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ में, उसके टू व्हीलर के मार्केट शेयर, टू व्हीलर में किस तरह के लॉन्चेस आएंगे, जैसे भावेश खुद कह रहे थे कि देखिए हम बाइक भी लॉन्च करने वाले हैं, वहाँ पर यूथ का अग्रेशन और प्रेजेंस दिखती है, वो सब एक साइड है, वो बहुत ही स्मॉल फ्राई है। लेकिन जिस तरह की इन्होंने गीगा फैक्ट्री लगाई हुई है, जिस तरह का स्केल उस बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग में देखने को मिलेगा, अगर वो टाइमली हो जाए, उस स्केल पर हो जाए, वो सबसे बड़ी चीज होगी और वो सबसे बड़ा आई थिंक आप कह सकते हैं हुक्म का इक्का रहेगा किसी भी निवेशक के लिए।
उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए वर्सेस इनके जो दूसरे लॉन्चेस एक्सेट्रा होंगे? ये ऑफ कोर्स मार्केट शेयर आपकी स्क्रीन पर साइजेबल मार्केट शेयर बड़ा है। मैं वैल्यूएशन का भी प्लेट डायरेक्टर साहब से बोलूंगी लेकर आए। अगर आप गौर करें अभी भी बाकी पियर्स जो टू व्हीलर बिजनेस में उनके सामने थोड़ा सा महंगा है, लेकिन महंगा शायद इसीलिए है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है और बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग ये खुद कर रहे हैं, बाहर नहीं हो रही है। तो आई थिंक वो जो हर्षिता ने शुरू में बात कही थी और जो शरद जी ने भी आई थिंक काफ़ी हद तक स्वीकारा कि आई थिंक अभी जिस टेस्ट थे स्पेशली आई मीन इनके टू व्हीलर स्पेस में मार्केट शेयर को देखिए, आई थिंक टेबल पे बहुत कुछ छोड़ा है इस मैनेजमेंट ने। हम बात करेंगे इस आईपीओ पे बार बार विस्तार से, बट एज ऑफ नाउ अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे ये कुछ इस बीच हमारे साथ बात करेंगे इस स्पेस पे थोड़ा सा। एक सेकंड पहले, उससे पहले एक ट्रेड ले लेता हूँ मैं यहाँ पे जो कि एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक जनरेट कर रहा है। प्लीज़ स्क्रीन पे लेके आइएगा जरा प्लीज़ एक बार इंट्राडे स्विंग प्रोस्पेक्टिव से पीआई इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट 44.11 पे। एक बार मानस जरा इसके ऑप्शंस को रीड करेंगे आप? कोई कॉल इस वक्त ले सकते हैं यहाँ पे क्या? देखिए पीआई इंडस्ट्रीज का मूव तो ऑलरेडी हमने देख लिया है। मेरे ख्याल से 3700 से नॉन स्टॉप रैली देखने को मिली थी। एक टारगेट था 4300 के आसपास, उसके ऊपर भी निकल गया है। आई थिंक ऑप्शन में थोड़ा वेट करें तो बेहतर रहेगा। आई थिंक कोई डिक्लाइन मिले तभी खरीदारी करें। ओके, तो डिक्लाइन मिले तो खरीदारी करें। और पीआई इंडस्ट्रीज का ट्रेड वैसे हम राइट कर रहे हैं। सुबह में इससे रचना से भी बात हुई थी, उसमें पोजीशन बनी हुई है 4% ऊपर फिलहाल ये स्टॉक का। चलिए अब एक और कंपनी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, श्रीराम फाइनेंस। वैसे ईयर टू डेट एक आउट परफॉर्मर रहा है, लेकिन आज कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है। नतीजों के लिहाज से देखें तो अनुमान के करीब ही आए हैं। कंपनी के प्रॉफिट और ब्याज में 8 से 20% तक का उछाल देखने को मिला। तिमाही दर तिमाही आधार पर अगर आप गौर करें, डिस्पर्समेंट हल्का सा कम हुआ है। अब ऐसा क्यों हुआ? कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन उमेश रेवांकर हमारे साथ हैं। उमेश जी, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 21% बढ़ते हुए, ब्याज से आय भी रफली 21% बढ़ी है। उसके बावजूद ये डिस्बर्समेंट्स में कमी क्या सीजनैलिटी का इम्पैक्ट है या फिर क्या हुआ एग्जैक्टली एमएसएमई और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में, अगर आप उसे हमें समझा सके? थैंक यू। देखिए नॉर्मली Q1 और Q4 हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि Q4 में थोड़ा नया गाड़ी का, बड़ा व्हीकल का, बड़ा टिकट लोन का डिमांड ज्यादा रहता है क्योंकि वो डिप्रिसिएशन का एक एडवांटेज रहता है कस्टमर को। इसलिए Q1 में नॉर्मली स्मॉलर टिकट साइज रहेगा। फिर भी ईयर ऑन ईयर आप देखें तो हमारा डिसबर्समेंट 23% अप था। सो Q1 नॉर्मली थोड़ा स्लो जाती है, फिर भी दिस Q1 वाज मच बेटर देन लास्ट ईयर Q1। इसलिए मुझे लगता है कि वी हैव बिगन वेल, सो आई थिंक वी शुड बी एबल टू डू वेल। एमएसएमई विल कंटिन्यू टू ग्रो। एमएसएमई का डिमांड बहुत अच्छी है रूरल एंड अर्बन में। थोड़ा गोल्ड लोन में थोड़ा हम मॉडरेट हो गया ग्रोथ, फिर भी हमारा प्लान ये है कि Q2 और H2 में हम गोल्ड लोन में ज्यादा फोकस करेंगे और ग्रो करेंगे। ओके, तो रफली किस तरह की ग्रोथ आप एंटिसिपेट कर रहे हैं H2 में, अगर उसका एक अंदाजा दे सके, या फिर इवन सेकंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स उमेश जी? देखिए अभी Q1 Q2 ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा क्योंकि मानसून का इम्पैक्ट और थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस रहेगा, एक्सेस और लोअर मानसून ये सब Q2 में रहता है। सो Q1 Q2 विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर। लेकिन H2 में क्या होता है, इफ देयर इज ए गुड मानसून और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत अच्छा रहता है। अभी तक मानसून का इम्पैक्ट बहुत अच्छा रहा, तो हमको लगता है कि H2 में रूरल डिमांड बहुत बढ़ेगा, स्पेशली टू व्हीलर, ट्रैक्टर और गोल्ड लोन, ये तीनों का डिमांड बहुत अच्छा रहेगा सेकंड हाफ में। और एमएसएमई इज वी आर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। हम क्या कर रहे हैं, एमएसएमई लोन नया ब्रांच ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हमारा पहले 2 कंपनी था, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस। अभी मर्ज होने के बाद हम एक एक करके श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का ब्रांच एक्टिवेट कर रहे हैं गोल्ड लोन और एमएसएमई के लिए। वो एक्टिवेट कितना ज्यादा कर रहा है उतना हमारा ग्रोथ ज्यादा आएगा।
उमेश जी, सिंस अभी तक की बातचीत में हालांकि मेरे प्रश्न दूसरे थे, लेकिन मैं सिंस आप काफ़ी बात कर रहे हैं गोल्ड लोन्स की, तो आप क्या मानते हैं, मीन सेकेंड हाफ में क्या ग्रोथ दिख रहे हैं आप गोल्ड लोन्स में? नहीं, बेसिकली वो एक्टिवेशन रहता है ब्रांच का, और मुझे लगता है कि एक बार ये रूरल डिमांड, क्रेडिट डिमांड बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली सब टाइप, ऑल काइंड ऑफ अ लोन रिक्वायरमेंट गोस अप। सो क्रेडिट डिमांड बढ़ते ही मुझे लगता है कि सेकंड हाफ में वो इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, मेनली बिकॉज ऑफ मोर ब्रांचेस आर अवेलेबल। अच्छा उमेश जी, एक और चीज़, आई मीन NIMs की ट्रजेक्टरी आप क्या देख रहे हैं? थोड़ा सा इस बात को मैं इस पर्सपेक्टिव से भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि जो बैंक्स हैं वो डिपॉजिट्स लेने में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं और डिपॉजिट्स जो आ रहे हैं वो हायर कॉस्ट पे आ रहे हैं। तो एग्जैक्टली जब तक कि रेट कट्स फाइनली होते नहीं हैं, आपको NIMs की ट्रजेक्टरी क्या नज़र आ रही है, और ये कॉस्ट प्रेशर्स क्या विजिबल हैं अभी? अभी देखिए, हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन आप ईयर ऑन ईयर आप देखें तो Q1 का कंपेयर किया तो वो बढ़ गया है, फ्रॉम 8.38 इट इज गॉन टू 8.79। तो बट Q on Q में थोड़ा मॉडरेट हो गया, मेनली बिकॉज वो हमारा Q4 में नया गाड़ी का लेंडिंग ज्यादा रहता है, तो हमारा लेंडिंग वहां पे मार्जिन थोड़ा कम रहता है नया गाड़ी में, और थोड़ा हमारा हाई टिकट लोन, पर्सनल लोन और गोल्ड लोन में हमने Q1 में थोड़ा मॉडरेट किया था। हमने थोड़ा हमारा क्रेडिट रूल्स को थोड़ा बदला था, इसका वजह से थोड़ा मॉडरेट हो गया, इसलिए हमने 8.79 में वो मार्जिन अचीव किया है Q1 में। मुझे लगता है कि हम ये मेंटेन कर पाएंगे, और एज the central bank changes the policy, RBI पॉलिसी चेंज थोड़ा पॉलिसी रेट में कम किया तो वो एडवांटेज तो मिलेगा। अभी हमें नहीं लगता है कि हमारा मार्जिन प्रेशर आएगा बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी, क्योंकि हमारा बहुत वाइड सोर्स ऑफ रिसोर्सेस है। वी आर रेजिंग मनी फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट में रेज कर रहे हैं, कैपिटल मार्केट में भी रेज कर रहे हैं, बैंक में बहुत हमारा पोर्टफोलियो बेसिकली प्रायोरिटी सेक्टर के लिए बैंक हमको लेंडिंग करती है, इसके वजह से हमारा कॉस्ट ऑफ फंड्स रीजनेबल रहा है, हमें कुछ प्रेशर नहीं दिख रहा। ओके अच्छा सर, ये कंफर्टेबल हो कि आप बोल सकते हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ दिस फिस्कल विल बी स्लाइटली बेटर फॉर यू? दो चीज़ों के मद्देनज़र देखिए, एक तो आपका जो सेंस अभी आपने रूरल को लेके काफ़ी अच्छी टिप्पणियां करी और मॉनसून ठीक ठाक रहा तो स्थिति, और दूसरी बात यह है जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है सर, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट चुनाव होके गए और उसके बाद ऑर्डर्स का आवंटन होता है, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती हैं वो दोबारा स्टार्ट होती हैं, ये दो चीज़ें क्या आपके सेकेंड हाफ को स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं क्या? हाँ, डेफिनेटली। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट का आउटले भी बढ़ गया है, तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी ए डिमांड, क्योंकि टिपिकली इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग सितंबर का बाद शुरू हो जाता है, अगस्त तक थोड़ा ठंडा रहता है, बाद में सितंबर में शुरू हो जाता है, तो हमें लगता है कि इसका वजह से डिमांड बढ़ेगा, और मानसून अच्छा होने से रूरल का बाकी डिमांड भी बढ़ेगा, स्पेशली ट्रैक्टर। उमेश जी, इस समय अगर अंदाजा दे सके यहाँ से आगे और निकट भविष्य में क्रेडिट कॉस्ट की सिचुएशन क्या रहेगी, क्योंकि बहुत वेरिड रिस्पॉन्सेज बाकी कम्युनिटी, बाकी फ्रेटर्निटी से मिली है, तो आपके लिए स्थिति कैसी बन रही है? क्रेडिट कॉस्ट हमारा Q1 में 1.89 था, कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर फुल ईयर 1.97, थोड़ा इम्प्रूवमेंट था व्हेन कंपेयर टू द फुल ईयर। मुझे लगता है कि क्रेडिट कॉस्ट हम मेंटेन कर पाएंगे सेम रेंज में, अराउंड लेस देन 2, हम टारगेट रखा है 2% का, वी विल बी एबल टू मेंटेन इट, क्योंकि ओवरऑल एसेट क्वालिटी हैज बीन इम्प्रूविंग। हमारा लास्ट 4-5 क्वार्टर्स आप देखें कंटिन्यूसली, क्वार्टर ऑन क्वार्टर द एसेट क्वालिटी इज इम्प्रूविंग, सो कहीं भी एक सरप्राइज और नहीं तो क्रेडिट कॉस्ट ज्यादा होने का अनुमान नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी, एंड गुड लक फॉर FY25। आपसे बात करके हमेशा बड़ी पिक्चर समझ में आती है कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है। गुड लक फॉर FY25 सर।
स्टॉक एक आउट परफॉर्मर रहा है। इनफैक्ट इस चर्चा को शरद आपने सुना। अब बताइए, श्रीराम फाइनेंस जो ईयर टू डेट एक अच्छा परफॉर्मर रहा है, 29 के लेवल्स पर आप खरीदारी करने के पक्ष में है या नहीं? अगर आप री रेटिंग की उम्मीद से खरीदना चाहते हैं तो हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि अब मर्जर के बाद एक रिटेल पोर्शन काफी अग्रेसिव पार्ट ऑफ टोटल लेंडिंग हो चुका है, जहां ऑब्वियसली ग्रोथ कंपैरेटिवली बेटर होगी जो सीवी वाला सेगमेंट है उससे। तो मुझे लगता है अगर एक पार्शियली आप री रेटिंग की उम्मीद कर रहे हैं कि आधे बिजनेस को बेटर प्राइस टू बुक मल्टीपल्स मिलेंगे विज़ावी जो हिस्टोरिकली श्रीराम को मिले हैं, तो वहां पे एक री रेटिंग की गुंजाइश हो सकती है। बट 2.2 के कंसोलिडेटेड प्राइस टू बुक पे शायद ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, और मुझे लगता है जो मतलब टोटल बिजनेस के ग्रोथ रेट्स वगैरह रहेंगे और जो फॉरवर्ड बुक वैल्यू वगैरह रहेगी, उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी री रेटिंग की और गुंजाइश है। बट अगर आप एसओटीपी में दोनों को ब्रेकअप करके देखते हैं तो हो सकता है थोड़ी बहुत आपको और अपसाइड मिले। हिस्टोरिकली जो वैल्यूएशंस मिली हैं, मुझे लगता है जैसे जैसे ये रिटेल बिजनेस को स्टेबलाइज करते हैं और कंसिस्टेंट ग्रोथ वहां से कंपाउंड करते हैं, जैसा मैनेजमेंट भी बोल रही थी गोल्ड लोन्स वगैरह में और नए ब्रांच ओपनिंग्स का जो फायदा है, वो अगर जैसे जैसे ये ट्रैक्शन ला पाते हैं आने वाले समय में, तो हो सकता है रेटिंग और बढ़ जाए। तो हो सकता है आपको जो रिटेल वाला सेगमेंट है उसको आप 3-3.5 तक के प्राइस टू बुक मल्टीपल्स देने लगे, तो कंबाइंड प्राइस टू बुक मल्टीपल्स में थोड़ा अपसाइड आपको मिल सकता है। बट अभी करंट वैल्यूएशंस में मुझे लगता है मेरे हिसाब से फेयरली टू फुली वैल्यूड है। मैं एक आधी क्वार्टर देखूंगा कि ये रिटेल वाले बिजनेस में ट्रैक्शन कैसी रहती है, उसके बाद री रेटिंग का कॉल लेना चाहूंगा। ओके, श्रीराम फाइनेंस आपकी स्क्रीन पे 2934 और अभी भी करीब करीब 9 रुपये ऊपर है, लेकिन सुबह के जो शुरुआती टिक्स थे उसमें काफ़ी शार्पनेस थी, अब वो थोड़ा सा सिंक हो चुका है। मीनवाइल निफ्टी का एक बार इंट्राडे चार्ट लेके आई थी, क्या बात हुई थी 2 बजे। टिल द टाइम यू हैव 24766 ऑन द स्क्रीन, बाय ऑन डिप्स करिएगा। एक और स्विंग अभी अभी 80 पॉइंट का मिला है। निफ्टी है 24,841 पे, जब हम बातचीत कर रहे थे टाइम था एग्जैक्टली 2:21 और लो था करीब करीब 24,772, 66 से लगभग 6 पॉइंट ऊपर 80 पॉइंट का स्विंग आ चुका है। अब चलते हैं राजेश पालवी एक्सिस सिक्योरिटीज के हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो रियल एस्टेट में डीएलएफ पे फोकस है। स्टॉक में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे देखने को मिला है। स्टॉक कंफर्टेबली अब 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। डेरिवेटिव डेटा भी आज लॉन्ग बिल्टअप के साइन यहाँ पे दिखा रहा है। हमें लगता है एक करेक्शन के बाद स्टॉक में एक अच्छा रिवर्सल यहाँ पे बनते हुए दिखा है। डीएलएफ फ्यूचर पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें 885 से लेके 890 तक के अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा करीब होगा 860 के आसपास। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए डीएलएफ में एक अपॉर्चुनिटी। देखिए, घूम फिर के वही ट्रेड्स आपके सामने हैं। कुछ ऐसे इस आफ्टरनून में अलग दिखाई नहीं दे रहा है, बट फॉर सन टीवी गाबा जी, ये आप काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते आए हैं। सब्सटैंशियल ओआई एडिशन, 4% प्लस के मूव्स, 866 पर अगर कोई खरीदता भी है, क्या बनेगा आगे रिटर्न? एक्चुअली आज सुबह से रडार पे है, लेकिन 5 दिनों से एक अच्छी तेजी देखी है हमने सन टीवी पे, इसलिए मैंने इसे इग्नोर किया क्योंकि थोड़ा स्ट्रेस नजर आता है। लेकिन बाय मोड पर है, अगर किसी के पास है तो उसको चेस नहीं करना है, लेकिन कंटिन्यू होल्डिंग इट विद स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से होना चाहिए 850 का, हो सकता है ये 900 भी चला जाए क्योंकि बाय मोड पर है। लेकिन एक फ्रेश ट्रेड बनेगा तो यहाँ पर स्टॉक थोड़ा डीप लगेगा, वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में नहीं जाता, लेकिन बाय मोड पर है सन टीवी। सुबह से ही मेरे पास रडार पे है। रेडार पर है, चर्चा नहीं हुई तो मुझे लगा एक बार इस पर बात कर लेते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग मोमेंटम स्टॉक ने दिखाया है। चलिए, अब 4 का चौका की बारी है। 2:40 हो रहा है, फिर आगे कल आने वाले नतीजों की भी बातचीत करेंगे। सस्ता ऑप्शन के लिए शिल्पा राउत हैं, राजेश पालविया हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो एफनो का सुपरस्टार उनसे लेंगे। चाँद का चमत्कार मानस जायसवाल देंगे, और मिड कैप फंडा के लिए शरद अवस्थी तो है ही। शिल्पा जी बताइए, अब क्या ट्रेड लेना है सस्ता ऑप्शन के तौर पर? हर्षदा जी, अभी के लिए मुझे लगता है थोड़ा सेफ बेट, थोड़ा लार्सन पे ध्यान देना चाहिए। इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम है। 3800 के ऊपर स्टॉक जैसे ही जाएगा, इसमें और ज़्यादा आपको अपसाइड ट्रिगर करते हुए मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा लिटिल आउट ऑफ द मनी 3850 का कॉल ऑप्शन जो रफली 74-75 में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 45 का, जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 108 का। इसके ऊपर जाता है तो आपको 130 से लेके 145 के भी लेवल्स आते हुए मिलेंगे। ओके, सस्ता ऑप्शन ट्रेड आपकी स्क्रीन पे 3850 की कॉल एलएनटी की।
और सुबह से ही अगर आप देखें इस ट्रेड को हम आइडेंटिफाई करके बैठे थे, अब इसको आगे राइड करने के लिए कॉल का विकल्प है। अब चलते हैं राजेश पालवे जी के पास एफएनओ सुपरस्टार पिक करने के लिए। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरेंद्र जी, टायर स्पेस से बालाकृष्ण इंडस्ट्री पे फोकस है। जिस तरीके से स्टॉक में एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे होते हुए दिखा, आज के डेटा में लॉन्ग बिल्टअप बना है। ये स्टॉक हमें लगता है वापस अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को बहुत जल्द पहुंचते हुए दिखेगा। बालाकृष्ण इंडस्ट्री फ्यूचर्स पे बाय करने की सलाह है। यहाँ पे हमें लगता है कि टारगेट जो बन सकता है वो करीब होना चाहिए 3380 3400 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। करंट लेवल से स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो करीब होगा 3285 के आसपास। ओके, 3285 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी की पोजीशन बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में लेकर चले। मानस, चार्ट का चमत्कार? हर्षदा जी, चार्ट के चमत्कार के लिए बजाज फिनसर्व पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक ने अपने जितने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं उनको रिगेन कर लिया है। आई थिंक बजाज फिनसर्व पे करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 1589 के रहेंगे और टारगेट रहेंगे 1645 के, 1645 के। ये कैश लेवल्स हैं। अगर चाहें तो 1600 वाला कॉल ऑप्शन जो 45-46 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 34 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और इस ऑप्शन में 70 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, बजाज फिनसर्व आपकी स्क्रीन पे 1607 पे करीब 1.25% ऊपर। अब चलते हैं शरद जी के पास। शरद जी क्या पिक कर रहे हैं आप आज? मिड कैप फंडा जी, हमारा मिड कैप फंडा है टीवीएस सप्लाई लॉजिस्टिक कंपनी। रिसेंटली इशू आया था, करीब 8,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। हमारा ये मानना है कि लॉजिस्टिक्स में ग्रोथ वगैरह काफी रोबस्ट रहेगी आने वाले समय में, खास करके ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के लिए अगले 5 से 6 साल में इंडिया में 30% जैसी CAGR रहनी चाहिए। टीवीएस चूंकि ग्लोबली डाइवर्सिफाइड है और इंडिया में भी क्रॉस इंडस्ट्रीज भी डाइवर्सिफिकेशन उनकी काफी स्ट्रांग है, तो हमें लगता है इसका फायदा इनको भी मिलना चाहिए। लगातार पिछले 3-4 सालों में ग्लोबली जो बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं वहाँ उन्होंने अपनी प्रेजेंस को बढ़ाया है और नंबर ऑफ क्लाइंट्स भी बढ़े हैं। 4000 करोड़ के आसपास की फ्रेश ऑर्डर अक्रेशन की भी पॉसिबिलिटी है। तो हमारा ये मानना है कि आसानी से कंपनी लगातार 15 से 16% टॉप लाइन पे और 30-35% जैसे CAGR बॉटम लाइन पे रजिस्टर करेगी। FY26 में लगभग 6-6.5 रुपए के आसपास की EPS आनी चाहिए। 40 के आसपास का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है 240 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस हमारी मिड कैप फंड है। ओके, टीवीएस सप्लाई चेन और 4 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे है। हमने ऑप्शन ट्रेड से शुरुआत की थी। ऑप्शन ट्रेड थी LNT की 3850 की कॉल फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 108.30 ऑन द हाई साइड। 45 का स्टॉप लॉस 45.40 पे ट्रेड करते हुए 75.40 पे ट्रेड करते हुए। राजेश पाल एक्सिस सिक्योरिटी से इनका ट्रेड था बालकृष्ण इंडस्ट्रीज फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 3380 3400। और मानस ने पिक किया था यहाँ पे जो चार्ट टेक्निकली स्ट्रॉन्ग था बजाज फिनसर्व फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 1645। और शरद जी ने अभी जो कॉल पिक की है उसमें अपीयर होता हुआ आपका टीवीएस सप्लाई चेन। अब एक बार आप 2 स्टॉक्स लेके आइए, दैट्स आई थिंक ट्रेंट एंड ABFRL, और दोनों ही स्टॉक्स की एक प्रॉपर्टी है। आप एक बार ट्रेंट को देखिए। ट्रेंट का एक डिफाइंड आई थिंक ट्रेडिंग पैटर्न है। अ स्लिप टुवर्ड्स 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो बाजार हमेशा बाय करता है। उसके बाद वो आई थिंक पुल बैक जो है वो स्मूथ हो जाता है अबाउट 20 डे में। और उसके बाद लेके आइए एक बार आप ABFRL, दैट्स आई थिंक 339.70, और ये एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट है। मैं दोनों विशेषज्ञों से एक करके राय लूंगा। मानस का बहुत अच्छी तरीके से रीड किया हुआ स्टॉक है ABFRL। मानस, इट्स ए टिपिकल फ्लैग ब्रेकआउट, आप कैसे अप्रोच करेंगे AB फैशन को? तो बिल्कुल देखिए, इसको भी मैंने शॉर्टलिस्ट किया हुआ था अभी 240 के कॉल में, बट क्योंकि 4 दिन हो गए थे रैली को, तो मैं केवल वेट कर रहा हूँ कि एक बार 340 के ऊपर सस्टेन करने लगे तो यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। अगर 340 के ऊपर सस्टेन करने लगे तो 329 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और कम से कम 360 रुपए के टारगेट सेट करिए। तो ये AB फैशन एंड रिटेल और साथ ही TCNS जैसे प्लेयर्स भी जो इस इंडस्ट्री में काफ़ी एक्टिव प्लेयर्स हैं, वहाँ पर भी एक एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फैशन रिलेटेड, इनफैक्ट गारमेंट रिलेटेड जो ब्रांड्स हैं उनमें हमने देखा एक बहुत तगड़ा मूव देखने को मिला। एक बार दिखा दीजिएगा प्लीज़ TCNS क्लोथिंग भी स्क्रीन पर, जहाँ पर एक मोमेंटम आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं। सारे स्टॉक्स
सेम टाइम पर एक अच्छा मूव दिखा रहे हैं। चलिए बात करते हैं कल की, और कल दिग्गज कंपनियों में तो सबसे पहले टाटा कंज्यूमर पर फोकस रहेगा, उसके बाद गेल, इंडस टावर समेत वायदा की 8 कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। तो सुमित हमारे साथ है। सुमित, पहले टाटा कंज्यूमर डिस्कस करते हैं। कंसिडरिंग अब तक हमने देखा है वॉल्यूम एक्शन HUL के लिहाज से जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था अपर एंड में आया, कमेंट्री वॉल्यूम वाइज अच्छी रही है Q1 अपडेट्स में। टाटा कंज्यूमर क्या डिलीवर कर सकता है? देखिए, टाटा कंज्यूमर के केस में एक चीज़ भी और ध्यान रखने लायक है कि ये धीरे धीरे जो इनका स्पाइसेस बिजनेस है उसके नंबर्स भी अब रिफ्लेक्शन होने शुरू हो जाएंगे, जो इन्होंने एक्वायर किए थे, और उसका भी एक इम्पैक्ट है। लेकिन ओवरऑल सेल्स में करीब 18% की एक बढ़त की बातचीत है। मुनाफा 7% बढ़ने का अनुमान है। ऑपरेटिंग मुनाफा 23% के आसपास का एक जंप दिखा सकता है, 671 करोड़ रुपए, 545 करोड़ रुपए के सामने, और मार्जिन भी 14.5% से बढ़ के 15% के आसपास के मार्जिन आएंगे। ये Q-on-Q बेसिस पे भी नंबर्स अच्छे होंगे। YoY तो अच्छे हैं ही, Q-on-Q भी नंबर्स अच्छे आने का अनुमान है। इनके इंडिया का जो ब्रांडेड टी बिजनेस है 3% की ग्रोथ होगी, वहाँ पर YoY बेसिस पर भी थोड़ा सा एक अच्छा नंबर आने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। एबिटा मार्जिन करीब 15.5% रहेंगे, जो कि 14.5% थे लास्ट क्वार्टर में इस साल के, और उसके अलावा एक बेहतर ग्रॉस मार्जिन्स भी आएंगे। खास तौर से नरिश्को का जो कामकाज है वो एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस क्वार्टर में बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है, तो उसको लेकर कमेंट्री, और जो रीसेंट एक्विजिशंस किए हैं कंपनी ने उसको लेकर कमेंट्री है। कुछ चीज़ें हैं जो कि बाजार कीनली वॉच करेगा, लेकिन अभी ऑलरेडी स्टॉक करीब 80 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है वैल्यूएशन वाइज, तो उस वैल्यूएशन कंफर्ट को भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। FMCG के सबसे महंगे स्टॉक्स में से एक है, सो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे कॉल लेना होगा, लेकिन नंबर्स अच्छा आने का अनुमान बाजार लगा रहा है। ओके, तो अच्छे नतीजों का अनुमान। टाटा कंज्यूमर का चार्ट एक बार आज का दिखा दीजिए, और पिछले एक महीने में स्टॉक के साथ क्या हुआ है वो भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। आज थोड़ा सा मुनाफा वसूली के तर्ज पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन ओवर अ मंथ भी आप देखिए इतनी कुछ ज़्यादा प्री पोजिशनिंग नहीं हुई है। इनफैक्ट पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में इसमें थोड़ा सा रिवर्सल ही नजर आया है। राजेश पालविया, लेवल्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्या रहेगा कंसिडरिंग कल नतीजे आने वाले हैं? आप अपने आप को कैसे पोजीशन करेंगे? तो ऐसा ही देखिए, स्टॉक में पिछले 3-4 दिन से एक माइल्ड प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। हालांकि स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर तो अभी भी बुलिश है, और अगर हम इसके थोड़े से शॉर्ट टू मीडियम टर्म स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में मंथली चार्ट पे ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है अगर कोई डिप मिलती है टुवर्ड्स 1170 1150 के आसपास, वो एक अट्रैक्टिव लेवल होगा डिक्लाइन में वापस बाय करने के लिए। 1150 इसके लिए इंपॉर्टेंट 20 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट एरिया है, तो अगर नियर टर्म ट्रेंड इंटेक रहना है तो हमें लगता है 1150 के लेवल को ये होल्ड आउट करना चाहिए। एंड ऑन द हायर साइड 1220 के लेवल को क्रॉस करने के बाद स्टॉक में वापस हमें लगता है कि ये स्टॉक में पोटेंशियल है अपने वापस ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री को रिगेन करने का, एंड देन फर्दर यहाँ पे टारगेट 1270 1280 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं। तो आई थिंक वॉलेटिलिटी में अगर 1150 के लेवल को नहीं तोड़ता है स्टॉक, तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। स्टॉप लॉस उस समय रखेंगे हम करीब 1130 के आसपास। ओके, तो टाटा कंज्यूमर में एक अपॉर्चुनिटी डिप पर खरीदारी की है, लेकिन कुछ और नंबर्स जिन पर नजरें रहेंगी उसमें एक डिक्सन है, गेल जैसी कंपनियां हैं, और इंडस टावर भी है। इंडस टावर के लिए ऑफ कोर्स बायबैक या फिर डिविडेंड के तौर पर क्या मिलता है वो देखेगा मार्केट, लेकिन बाकी तो उसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? देखिए, पहले डिक्सन सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिक्सन एक केस में लगातार स्ट्रॉन्ग डिलीवरी इन्होंने दी है, और इस बार ये भी अच्छे नंबर आने का अनुमान है। बट एक ही कैच है कि Q-on-Q थोड़े से फ्लैट नंबर रहेंगे, YoY बहुत अच्छे नंबर आएंगे। 63% रेवेन्यू बढ़ने का अनुमान है, 5325 करोड़ रुपए के आसपास। मुनाफा 70-71% बढ़ने का अनुमान। एबिटा फ्रंट पे 132 से सीधे मोर लेस दुगना 205 करोड़ रुपए के आसपास। हालांकि मार्जिन 3.8-3.9% की रेंज में रहेंगे, ये बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है। मोबाइल डिवीजन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबार फ्लैट रहेगा। लाइटिंग डिवीजन का जो प्राइस इरोजन है वो कंपनी के नंबर्स पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा। नए क्लाइंट एडिशन और ओवरऑल मार्जिन करीब 4% के आसपास थोड़ा सा नीचे रहने का अनुमान है। इसके अलावा जो लास्ट क्वार्टर के मार्जिन थे वो 3.9% के आसपास थे। बाजार मान लगा रहा है कि शायद इस बार भी 3.9% या 4% से नीचे मार्जिन रहने का अनुमान है। अगर उससे बेटर रहता है तो बाजार को शायद सरप्राइज मिलेगा। YoY अच्छे नंबर, Q-on-Q फ्लैट साइड पर नंबर आने का अनुमान बाजार ने ऑलरेडी लगा रखा है। इसके अलावा कुछ और नंबर्स में इंडस टावर, बायबैक, डिविडेंड, ये पार्ट तो बाजार कीनली वॉच करेगा ही। साथ ही साथ करीब 7400 करोड़ रुपए के आसपास की बिक्री। एबिटा
स्लाइटली गिरावट के बीच में 3800 करोड़ रुपए। मार्जिन एक बड़ा ड्रॉप 56% से टूट के 51% के आसपास, और इबिटा में भी 6-7% के आसपास की एक बिकवाली की यहाँ बातचीत है। ये क्यू ऑन क्यू नंबर है, वाई वाई नंबर इनके अच्छे रहेंगे। ये क्यू ऑन क्यू नंबर वीकनेस साइड पर है, वाई वाई साइड पर नंबर थोड़े अच्छे रहेंगे। और टेनेंट्स और रेंटल रेवेन्यू जो है वो 2% के आसपास बढ़ सकती है वाई वाई, और 0.5% के आसपास बढ़ सकती है क्यू ऑन क्यू। इसके अलावा लोअर जो टावर एडिशन है वो करीब 6000 के आसपास के नए टावर एडिशन हो सकते हैं पहली तिमाही के अंदर, और उसके अलावा 3% के आसपास की क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर्स में एक बढ़त रहेगी। तो क्यू ऑन क्यू नंबर इनके वीक रहेंगे, वाई वाई बेसिस पे नंबर थोड़े बेटर साइड पे देखने का अनुमान है। और लास्टली गेल के केस में वाई वाई नंबर्स आएंगे 34,810 करोड़ रुपए के आसपास का नंबर, जो कि 8% की बढ़त दिखा सकता है। मुनाफा 66% बढ़ने का अनुमान है। एबिटा फ्रंट पर भी 52% की बढ़त, और मार्जिन भी 2% के आसपास का एक्सपेंशन वाई वाई बेसिस पे दे सकते हैं। एक अच्छा इंप्रूवमेंट क्यू ऑन क्यू भी है, वाई वाई भी है ट्रांसमिशन स्पेस को लेकर। एलपीजी रियलाइजेशन थोड़ा सा सबड्यूड रहेगा, तो उसका इंपैक्ट मार्जिन पे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखने को मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल जो कंपनी के नंबर्स हैं वो वाई वाई बेसिस पे थोड़े से बेटर रहेंगे। क्यू ऑन क्यू फ्लैट साइड पे नंबर आप मान सकते हैं, लेकिन अच्छे साइड पे आप गेल के नंबर्स को रखिएगा। ओके सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया सारे नंबर्स का आंकलन स्क्रीन पर रखने के लिए। मीनवाइल आपकी स्क्रीन पे एक बार जरा कंसाई नेरोलैक के नंबर लिखे आइएगा। मुनाफा करीब 738 करोड़ से घटकर लगभग 231 करोड़ रुपए, तो यहाँ पे एक सब्सटेंशियल डिप है। बाकी आय करीब 2157 करोड़ से घटकर लगभग 2133 करोड़ रुपए रही है। और एक बार मार्जिन्स के फ्रंट पर आई थिंक जो पिक्चर आई ये तो थोड़ा सा क्लियर होगी। और मुनाफा करीब 738 करोड़ से घटकर 231 करोड़ रुपए रहा। एबिटा यहाँ पर एबिटा में ड्रॉप है, और मेरे ख्याल से 738 करोड़ से घट की है, ये भी घटी है। 332 करोड़ से घट के 329 करोड़ रुपए, इसमें स्लाइट डिप है वायु वाई बेसिस पे। और याद रखिएगा क्योंकि इसमें बेस इफेक्ट भी है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर बहुत स्ट्रॉन्ग था, और मार्जिन्स बिना बदलाव करीब 15.4 की ट्रैजेक्टरी में रहे हैं। एक बार इसका जरा चार्ट लेके आएंगे जरा प्लीज़ कंसाई नेरोलैक का। आई थिंक अगर मैं इस चार्ट को देखूँ ना कंसाई नेरोलैक, आई थिंक बाजार थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा है। और दूसरी बात है प्लेसमेंट। स्टॉक अगर आप फरवरी 2024 से कंपेयर करें तो एक सब्सटेंशियल डिप लेके 281, आई थिंक उस टाइम प्राइस था करीब 350 का। नाउ इट्स क्रॉसिंग आई थिंक 100 डे एक्सपोनेंशियल, इट्स ऑल अबाउट प्लेसमेंट। ये स्टॉक पहले से ही एक बहुत वीक ट्रैजेक्टरी में है और एक टाइम स्पेंड कर रहा है आई थिंक 7 मार्च से लेकर अब तक इसी रेंज में। बहुत संक्षेप में शायद आपका टेक कंसाई नेरोलैक पर इस नंबर्स पे। मुझे लगता है टॉप लाइन पे लोअर देन एक्सपेक्टेशन, बट एबिटा मार्जिन में बेटर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है थोड़ा पॉजिटिव रेस्पॉन्स से मिले, क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव नहीं है स्टॉक की। जी हाँ, वही बात है। कुल मिला के प्लेसमेंट की स्टॉक लगभग 281, बहुत चले नहीं तो बहुत गिरने की गुंजाइश भी नहीं है इस स्टॉक की। खैर निफ्टी 24,862, दैट मीन्स जो हर्षद में 2 बजे डिस्कस कर रहे थे 2:10 पे 24,766, इट्स अ बाय ट्रैजेक्टरी। ठीक वहाँ से 100 पॉइंट निफ्टी प्लस है, तो उस बेस ने काम बखूबी किया। अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के उस छोर पर बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में हमारे साथ आज मौजूद होंगे गुरमीत चड्ढा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और फिर करते हैं उनसे बातचीत शुरू। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। बाजार की चाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आज इतिहास रचता मार्केट, लेकिन ऊपरी लेवल से कुछ हल्का ज़रूर हुआ है। हमारे साथ इस बीच बिग मार्केट वॉइस में आज कंप्लीट सर्किल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्ढा है। गुरमीत 0.25 पॉइंट्स रह गए, वरना 25,000 का जश्न जोश तो मना ही लेते। ये बताइए, देखिए बजट से अब तक अब जो पूरी स्टोरी रची जा रही है वो लार्जली लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से अर्निंग्स की बन रही है। पिछली बारी हम बात कर रहे थे, हम बैंकों की बात कर रहे थे, और बैंकों में बहुत तगड़ा सर्ज आज सुबह में देखने को मिला था। 25,000 एंड बियॉन्ड की लाइफ के लिए क्या लीडरशिप पोजीशन में रहना चाहिए? आपका कन्विक्शन किसके तरफ है? देखिए, आई थिंक अगर आप अर्निंग्स देखें तो थोड़ा सा सॉफ्ट रहा है इस क्वार्टर, चाहे जो हैवी वेट्स है, रिलायंस हो, HDFC हो, IT कंपनीज मिक्स बैग रहा है। TCS, इन्फोसिस अच्छा था, बाकी थोड़ा सा सॉफ्ट रहा है।
तो मुझे लगता है थोड़ा सा जहाँ पे सिमिलरली बैंक्स में आईसीआईसीआई आई थिंक लीडरशिप ले रहा है। 15% का आप देखिए लोन और डिपॉजिट ग्रोथ है लगभग अप्रोक्सीमेटली। एनआईएम 4.4 है जो कि काफी हेल्दी है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखेंगे तो 15%। जो एक कंसिस्टेंसी हम पहले एचडीएफसी में देखते थे वो आईसीआईसीआई क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि जो प्रीमियम मल्टीपल है 3-4 बुक वैल्यू का, वो कमांड करेगा। 1200 लेवल्स पे है आई थिंक, तो वो रहना चाहिए। एसबीआई के नतीजों का मुझे इंतजार रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर अच्छे नतीजे आते हैं तो थोड़ा सा पीएसयू बैंक, जो स्पेशली टॉप 2-3 पीएसयू बैंक्स में, और हो सकता है री रेटिंग जारी रहे। दूसरा मुझे लगता है थोड़ा रीबैलेंसिंग करना जरूरी है, जहाँ पे स्पेशली प्रॉफिट 3-4-5x हो गया है, चाहे वो डिफेंस हो, रेलवे हो, कैपिटल गुड्स हो। आप अगर एबीबी देखें या बहुत सारे कैपिटल गुड्स देखें, वो 80-100 के पी पे हैं। अगर आप पेरेंट कंपनीज को देखेंगे ग्लोबली, वो 20 टाइम्स, जैसे एबीबी का मैंने एग्जांपल दिया, पेरेंट का वैल्यूएशन 100 बिलियन है, इंडिया का वैल्यूएशन ऑलरेडी $25 बिलियन हो गया आपका, जो सब्सिडी है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर हम रीबैलेंसिंग करेंगे थोड़ा सा पोर्टफोलियो को, और वहां रहे जहां अर्निंग ग्रोथ एकदम स्ट्रांग है। 25,000 का लेवल थोड़ा सा मुझे लगता है वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा फेयर प्लस जोन में है, तो एडिशनल एलोकेशन थोड़ा सा कंजर्वेटिवली करें तो बेहतर। ओके, तो थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करना है इस समय। गुरमीत, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर मैं आपकी राय लेना चाह रही हूँ, क्योंकि आज एक इंटरेस्टिंग मूव ऑफ कोर्स एचपीसीएल बीपीसीएल दिखा रहा है, आईओसी में तेजी, और एक तो यूबीएस का वो अपडेट जहाँ पर 20% के अपसाइड की बात कर रहे हैं कि रिफाइनिंग से कंपनियां मार्केटिंग की तरफ शिफ्ट होंगी तो वहां पर एक अच्छा सर्च देखने को मिलेगा। दूसरा, ये जो पीएनजी-आरबी ने टैरिफ रिवाइज किया है प्रोडक्ट पाइपलाइन कंपनियों के लिए, वो कितना और एडिशनल प्ले दिखा सकता है, क्योंकि तीनों स्टॉक्स दरअसल फ्लेवर में है। क्या ये तेजी की स्टोरी रची जा रही है इस समय? टिकली आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंड प्राइस गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होता है, तो मार्केटिंग मार्जिन पे फॉर्म व्यू बनाना मुश्किल हो जाता है। वैल्यूएशन जैसा आपने बोला रीजनेबल है। एक बड़ा ट्रिगर अगर गैस सेक्टर में जो आ सकता है, वो अगर गैस जीएसटी में इंक्लूड होता है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला है लॉन्ग टर्म की वो चाहेंगे कि गैस उसमें से क्या इनपुट क्रेडिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो चाहे वो आपकी गैस पाइपलाइन कंपनीज हैं, चाहे महाराष्ट्र सीमलेस है या वेल्सपन है, सिमिलरली कुछ ऑयल रिलेटेड कंपनीज हैं जो कूलेंट बनाती हैं डेटा सेंटर्स के लिए, वहां पे आप थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। बट स्ट्रक्चरल व्यू लेने के लिए इस स्पेस में सेक्टर को रीरेट होने के लिए गैस स्पेशली अगर मैं बात करूँ, ऑयल मार्केटिंग की बात नहीं करूंगा, उसका जीएसटी ब्रैकेट में आना जरूरी है अगर हम लॉन्ग टर्म री रेटिंग देखना चाहते हैं। गुरमीत नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। और ये रिटेल स्टॉक्स में आपका व्यू क्या है? ट्रेंड, और अभी हम कुछ देर पहले टीएनएस क्लॉथिंग को देख रहे थे हम, एबीएफआरएल ने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया है। अभी आप लोगों ने कुछ एक्सपोजर बढ़ाया इस स्पेस में? हम इसको एज अ लाइफस्टाइल और कंजम्पशन बास्केट देखते हैं गुरु जी। हम हमारे पास ईथॉस वॉचेस है जो कि एकदम प्रीमियम अल्ट्रा प्रीमियम जो लग्जरियस वॉचेस प्ले है। हमारे पास जोमेटो है, मुझे लगता है जोमेटो एक जेन्युइन ई कॉमर्स प्ले के उसमें आ सकता है। ब्लिंकिट में वैल्यू ऑफ परचेज बढ़ रहा है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन लगातार बढ़ रहा है, और ऑर्डर फ्रीक्वेंसी ऊपर ऑर्डर चार्ज करते हैं। तो जितने नंबर ऑफ, जैसे अगर आप नोट करेंगे, हम अमेजोन शायद महीने में 2 बार यूज करते हैं, ब्लिंकिट शायद दिन में 2 बार यूज करने लग गए। तो मुझे लगता है ये अगर कैपिटल एलोकेशन को लेकर डिसिप्लिन रहे, ये बिजनेस और अच्छा पिवट हो सकता है। फूड डिलीवरी में उन्होंने प्लेटफॉर्म की बढ़ाई है, तो वो हमें अच्छा लगता है। एविएशन स्टॉक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। फुल लोड फैक्टर देख लीजिए, ऑपरेटिंग यूटिलाइजेशन देख लीजिए, क्रूड प्राइसेस अभी तक फेयरली स्टेबल है। इंडिगो का क्लियर लीडरशिप है, 63-64% मार्केट शेयर है। इंटरनेशनल रूट्स उनके प्रॉफिटेबल हो गए हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। सिमिलरली जो भी टूरिज्म रिलेटेड प्ले है, चाहे होटल्स है, तो हमारा कंजम्पशन बास्केट थोड़ा इस तरफ झुकाव ज्यादा है। ट्रेंड में अच्छी कंपनी है, वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है मुझे, बट शायद करेक्शन आएगा तो डेफिनेटली देखूंगा। एक और स्टॉक जो हमारे रेडार में अगर करेक्शन अच्छा आता है तो आदित्य बिरला फैशन है, वहां पे भी हमारी थोड़ी निगाह रहेगी, बट ऑन करेक्शन होगा, इस वैल्यूएशन पे शायद हम नहीं करें। ओके, अच्छा, आदित्य बिरला से याद आया गुरमीत, इंद्रियम, मैं ख्याल से मैं सही हूँ कि नहीं हूँ? अब इनका अगर आई थिंक अगर ये मार्केट कैप्चर करना शुरू करेंगे तो टाइटन, बाकी अगर आप देखें जेमसन ज्वेलरी स्पेस पर आपका व्यू क्या है? क्योंकि कुछ इसी प्रकार का डिस्टर्बेंस पेंट स्टॉक्स में हुआ। एशियन पेंट्स अभी तक आई थिंक उस शॉक जोन से बाहर निकल के नहीं आया है। एक टाइटन को फुल फ्लैज इस स्पेस में लीडर मान के चल रहे थे, और मैं देख रहा था कि टाइटन का ज्वेलरी सेगमेंट
एज वेल एज आई थिंक वो जो उनका स्मार्ट वॉचेस का सेगमेंट है उसमें भी एनवायरनमेंट और जो आई थिंक हालात हैं वो काफ़ी कम्पिटिटिव है, प्राइसिंग प्रेशर है। सडनली टाइटन को आप इन बदले सर्कमस्टेंसेस में विद न्यू प्लेयर्स इन द मार्केट कैसे देख रहे हैं आप? मेरे लिए तो बहुत ओवर होल्डिंग है। मैं शायद इस वैल्यूएशन पे शायद इंक्रीमेंटली ऐड नहीं करूंगा जी। आप देखिए, जब 2005 में 80 करोड़ पैट था और 3-4 हजार करोड़ मार्केट कैप था, तब भी 50 पी का स्टॉक था। तो टाइटन, अगर आप ईपीएस ग्रोथ देखेंगे 2000 पिछले 20 साल का, अगर आप ईपीएस ग्रोथ देखेंगे तो 29% ईपीएस ग्रोथ। तो अगर आप कोई कंपनी अगर 25-30% अर्निंग कंपाउंड कर सकती है, तो वो एक कहते हैं टर्मिनल वैल्यू मिलता है, जिसमें आपको मैसिव पी रेटिंग मिलती है। तो क्रक्स ये है कि आप जिस वैल्यूएशन पे आप हैं वहां पे आप डिसअपॉइंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए शायद ये टाइटन 3 से 3,500 के लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। बट अगर 30% ईपीएस ग्रोथ कर सकता है, और अभी लाइफस्टाइल ब्रांड बन रहा है, चाहे वो वेरेबल सेगमेंट आप देखें, लेंस सेगमेंट देखें, ट्रेडिशनल वेयर देखें, एथनिक वेयर देखें, तो ग्रोथ लीवर्स हैं। बट करंट वैल्यूएशन मेरा कंफर्ट नहीं है। बट मैं जैसा जैसे मेरा मेरा बेंचमार्क एक है 25-30% ईपीएस ग्रोथ। तो अगर वो मेंटेन कर सकता है तो मुझे लगता है वैल्यूएशन सस्टेन करे। लेकिन आदित्य बिरला ग्रुप की बात करते हुए ये जो अल्ट्राटेक की तरफ से पहल आई है कि इंडिया सीमेंट का बचा हुआ हिस्सा भी खरीदना, ये जून में निर्णय क्यों नहीं आया और आज क्यों आया? एक महीने में क्या बदल गया? आई रियली डोंट नो। लेकिन गुरमीत, आप इसे कैसे पढ़ रहे हैं? नहीं, कंसोलिडेशन हो रहा है। आई थिंक उनका 200 मिलियन टन्स का गोल है अगले 5 साल में। अंबुजा जो अदानी ग्रुप है उसका 140-150 मिलियन टन्स का गोल है। तो आप देखेंगे, अगर अदानी को देखेंगे तो उन्होंने पेन्ना लिया, सांगी लिया, अल्ट्राटेक ने काफी सारे एक्विजिशंस किए। सारे एक्विजिशंस जो हो रहे हैं वो $90-100 पर टन के वैल्यूएशन पे हो रहे हैं। तो हमारी निगाह एक्चुअली उन कंपनीज पे है जो अभी उससे नीचे बिलो रिप्लेसमेंट कॉस्ट ट्रेड कर रही है, कि वहाँ कोई स्पेशल सिचुएशन डेवलप हो रहा है क्या। तो और साउथ में मुझे लगता है जो पर कैपिटा सीमेंट है उसका आउटलुक बहुत अच्छा है अगले 3-4 साल में। अमरावती अभी कैपिटल बन रहा है नए स्टेट का ओवरऑल, और वहां पे अगर आप देखेंगे थोड़ा सा सप्लाई ग्लट रहा है, प्राइसिंग उतना इंक्रीज नहीं हुआ जितना नॉर्थ वेस्ट और थोड़ा बहुत ईस्टर्न में हुआ। तो मुझे लगता है ये टेरिटरी और ये स्ट्रैटेजिक डिसीजन है साउथ को लॉन्ग टर्म। और आदित्य बिरला का एक ट्रैक रिकॉर्ड, उनका एसेट टर्नओवर रेशियो बेस्ट है। तो वो शायद थोड़ा एक्विजिशन महंगा लगे, बट जो उनकी एबिलिटी है टर्न अराउंड करने की एसेट को, वो इंडस्ट्री की बेस्ट है। चाहे वो फ्यूल एफिशिएंसी से रिलेटेड हो, चाहे इंटीग्रेशन से रिलेटेड हो। और सीमेंट हमेशा एफओआर बेसिस पे सेल होता है, तो आप जितने नजदीक होंगे ज्योग्राफी के, उतनी आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन है। एक बार जब कंसोलिडेशन आएगा तो फिर प्राइसिंग और इंप्रूव होगी, तो शायद टॉप प्लेयर्स और अच्छे लगने लगेंगे। अभी शायद निगाह उन प्लेयर्स पे है जो शायद एक्विजिशन टारगेट हो सकते हैं। गुरमीत, आई एम श्योर आप और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक द प्राइसिंग और वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लग रहा है क्या? मैं बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं हूँ। मेरा नजर थोड़ी Hyundai पे है आईपीओ पे, क्योंकि मुझे लगता है वो सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है, मार्केट शेयर है, और क्रेटा से उनका मार्केट शेयर इंप्रूव हुआ है, नए लॉन्चेस किए हैं। अभी आपने देखा होगा जो होंडा ने एलिवेट ब्रांड बनाया इंडिया के लिए, वहां पे जापान में ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से। तो ये जो फॉरेन मेकर्स के जो इंडिया मेड कार्स है, इस थीम पे हमारा फोकस और उनकी जो वैल्यू चेन ऑटो एंसिलरीज उस पे ज्यादा। इनफैक्ट इस पर एक लंबी चर्चा आपसे जरूर करेंगे कि आपको क्या नहीं पसंद आया ओला इलेक्ट्रिक में, बट वी लीव दैट फॉर अनदर डेट। थैंक यू वेरी मच गुरमीत, हमारे लिए समय निकालने के लिए। चलिए मार्केट पर वापस लौटते हैं। विरूप, घूम फिर के निफ्टी जूझ रहा है, 24,900 को नहीं होल्ड कर पाया, अब 25 पॉइंट नीचे 24,800 के आसपास। इस ट्रैजेक्टरी में भी क्लोजिंग हो जाए, 25,000 का दीदार थोड़े अंकों से रह गया, बट अगर ये क्लोजिंग भी हो जाए तो ठीक ठाक है निफ्टी के लिए एटलीस्ट, क्योंकि अगर ये क्लोजिंग भी आ जाए तो एटलीस्ट आपको पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स के बीच में एक कंसोलिडेशन का जोन मिल जाएगा। ठीक है, खैर मैं इस पर आऊँगा, अभी निफ्टी की रणनीति पे आएंगे, लेकिन एक काम करते हैं, जरा एक बार ब्रेथ देखते हैं, और ब्रेथ देखने के बाद फिर देखेंगे हम एग्जैक्टली आज के जो BTST या फिर STBT ट्रेड्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक बार ब्रेथ लेके आइएगा। सेकेंड डे सीरीज़ का दूसरा दिन था ये, और अगर आप लॉन्ग शॉर्ट और शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग के फिगर्स को देखें वो कैसे परसिस्ट करती हैं, आइए देखते हैं एक बार। लॉन्ग कितने सेशन में, देखिए आज एक गैप अप था करीब 100 अंकों का, उसके बाद हमने हल्का सा रिट्रेसमेंट देखा। इवनली पॉइज्ड है ये बाजार, 50 एडवांसेस, 57 में शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट 37 में, और एग्जैक्टली इसी इक्वल क्वांटम में आपकी शॉर्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग है। लॉन्ग्स को देखते हैं, इसमें दो राय नहीं है कि आज बैंकों ने इस पूरे आई थिंक
सेशन को सेलिब्रेट किया। मीनवाइल पीआई इंडस्ट्रीज, सन टीवी, अशोक लेलैंड, बीएल, आरईसी, बीएल पोस्ट अर्निंग्स अच्छा मूव आया, लॉन्ग बिल्डअप था यहाँ पे। सेकंड स्लाइड थी शॉर्ट कवरिंग की, उसमें बंधन बैंक। ये स्टॉक आज आई थिंक पूरी बैंकिंग में सबसे ज़्यादा प्रेशर में था एंड आई थिंक लास्ट 2 क्वार्टर्स में वहाँ से उस शॉक जोन से आई थिंक बाहर निकल के आया। सिटी यूनियन बैंक, पीएनबी, आईएक्स, डीएलएफ सुबह से शॉर्ट कवरिंग के मूड में था, जिसमें लास्ट वीक हमने काफ़ी शॉर्टिंग देखी थी और शॉर्ट रोल ओवर भी हुए थे। बाकी शॉर्ट बिल्डअप यूनाइटेड ब्रेवरीज में एक शुक्रवार के मूव के बाद आज कोलैप्स हुआ। शॉर्ट बिल्डअप एम्फोसिस, मिड कैप आईटी में सिप्ला, टाइटन और एल्केम। टाइटन के लिए आज का दिन काफ़ी ख़राब रहा। आई थिंक बजट स्पीच के बाद काफ़ी शॉर्ट स्ट्रॉन्ग मूव आया था। उसके बाद लॉन्ग अनवाइंडिंग थी क्रॉम्पटन में, अबाउट इंडिया, भारतीय एयरटेल, बायोकॉन और ट्रेडिस, यहाँ पे आज लॉन्ग अनवाइंडिंग थी। हम क्लोजिंग करीब 24,820 के आसपास देख के जा रहे हैं। डायरेक्टर साहब, वो आप कॉल्स और पुट्स के स्टैट्स रेडी रखिएगा, इससे पहले कि मैं आई थिंक हम एक बार ट्रेड्स ले लेते हैं यहाँ पर। मानस, क्या पिक करेंगे आप ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए? देखिए, ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए मेरे ख्याल से पीएफसी पे खरीदारी करनी चाहिए। आरईसी मैंने पहले ही रिकमेंड किया है, लेकिन पीएफसी के चार्ट्स भी बेहतरीन लगते हैं। आई थिंक यहाँ पर अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। 540 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करेंगे। आई थिंक स्टॉक पिछले हाईज को टच करने की कोशिश करेगा, तो 570 के टारगेट के लिए पीएफसी में करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए कैश लेवल से। ओके, आरईसी, पीएफसी। आजकल लग रहा है मानस की जो रिसर्च बुक है वो आरईसी से शुरू होती है और पीएफसी पे खत्म हो जाती है। क्या मानस, आजकल आरईसी पीएफसी पे खासा जोर है? नहीं, देखिए, दोनों स्टॉक में अगर मूवमेंट होता है, वॉल्यूम्स अच्छे होते हैं और ऑप्शन में एक्टिविटी होती है, तो काफी बार मैं रिकमेंड कर देता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। एक्टिविटी के लिहाज से अगर आप देखें, इन दोनों स्टॉक्स को मानना पड़ेगा। और कहते हैं, आई मीन टेक्निकल एनालिस्ट है, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, हमें कोई मतलब नहीं, हमें मोमेंटम और अट्रैक्शन की ज़रूरत है, वो यहाँ परसिस्ट कर रहा है। शिल्पा जी, आपके कैरी करेंगे ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए? जी वीरेंद्र जी, मैं गुजरात गैस के साथ जाना चाहूँगी। 661 के अराउंड पे है फ्यूचर्स। इसी लेवल पे आज सुबह से हमने प्रभुदास लीलाधर में भी इसको रेकमेंड किया है विद 650 स्टॉप लॉस फॉर टारगेट्स ऑफ 700 to 720। तो मुझे लगता है कि ऐसे टर्बुलेंस में भी वो वही है, कुछ चेंजेस आए नहीं है, इट्स स्टिल स्ट्रॉन्ग। तो गुजरात गैस कैन बी अ बीटीएसटी। ओके, तो गुजरात गैस में बीटीएसटी ट्रेड। प्रशांत, आपका ट्रेड? हर्षा जी, मुझे एक रेंज ब्रेकआउट नजर आ रहा है एबीएफआर, थोड़ा प्रीएम कर रहा हूँ। करीबन 340 के जस्ट नीचे 338, 340 ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस रखेंगे 332, 332 और टारगेट होगा 350, 350 का। ओके, एबीएफआरएल एक ट्रेड राजेश सातपुते से भी लेते। राजेश जी, एक तो पहले आपका ये जो जम गया एसआरएफ, वैसा ही कुछ ट्रेड आइडेंटिफाई हो रहा है क्या? एसआरएफ का आई थिंक टारगेट अचीव हो गया ना आज? हाँ जी हर्षदा जी। देखिए हर्षदा जी, मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट कॉल होगा, आई थिंक वो एक टाटा केमिकल एक रडार पे, लेकिन रिपीट ना हो, इसलिए मैं देख रहा था कि बजाज फिंसर्व में मुझे लगता है कि एक थोड़ा फ्रेश ट्रैक्शन आ रहा है। 1670, 1680 बीटीएसटी का टारगेट होना चाहिए और 1610 का हर्षदा जी स्टॉप लॉस होगा, तो इससे बाइंग बजाज फिंसर्व। फिंसर्व 1670 पे। राजेश पालवे जी, आपके कैरी करेंगे? वीरेन जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M फ्यूचर्स यहाँ पे बाय करने की सलाह है। स्टॉक में एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट डेली चार्ट पे हुआ है। जिस तरीके से स्टॉक डे हाई की तरफ क्लोज होते हुए दिख रहा है, हमें लगता है यहाँ पे फॉलो बाइंग एक्शन कल के सेशन में कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। M&M फ्यूचर पे अपसाइड के टारगेट 2980, 2990 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 2910 के आसपास। M&M BTST और यहाँ पे स्क्रीन पे करीब करीब 1% का 1.25% का स्ट्रेच है। OI ये इंटरेस्टिंग है। आज सुबह से अगर आप देखें मोमेंटम वाले स्टॉक्स में आज की तेज़ी का बड़ा कारण जो है वो शॉर्ट कवरिंग है। अब चलते हैं प्रकाश गाबा के सर के पास। प्रकाश सर, आपको हमने काफ़ी रेस्ट दिया आज। थैंक यू। पहला ट्रेड हुआ था, उसके बाद आखिरी ट्रेड 3:11 पे। क्या करेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया। स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त वो है बजाज फिंसर्व। ये 1619 पर ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से 1610 का स्टॉप लगाना चाहिए। टारगेट होगा 1640। यस, बजाज फिंसर्व। आपने रेस्ट को ज़्यादा लिया, आपने कॉल नहीं सुनी। ये कॉल हो चुकी है एक बार, राजेश सतपुते जी की कॉल है ये, आपको एक और निकालनी पड़ेगी।
और एक देता हूं मैं। आज आप आखिरी में आए ना, तो आपको इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। मेरा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। स्टॉक जो मैं लेता हूँ इस वक्त वो है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। आई होप ये नहीं गया होगा। 5013 पे ट्रेड कर रहा है। 5000 का स्टॉप लगा है, सिर्फ 13 रुपए का। टारगेट मेरे ख्याल से कल तक 5200 के नजर आते हैं। HAL 5200 की तैयारी करता हुआ ये स्टॉक आज वैसे 2% ऊपर है। तो ये है वो सभी ट्रेड्स जिस पर हमारे जानकारों की नजरें गई हैं, जहाँ पे मौके अभी भी तेजी के ही बन रहे हैं। चलिए फटाफट से डीलिंग रूम का जायजा ले लेते हैं। यतिन हमारे साथ स्टूडियोज में जुड़ गए। यतिन बताइए। गुड आफ्टरनून हर्षदा। देखिए, दो स्टॉक जो आज फोकस में है, सबसे पहले L&T, और यहाँ ऑब्वियसली रिजल्ट्स और एक ऑर्डर विन काम कर रहा है, लेकिन डीलर्स को अभी भी लगता है कि मोमेंटम यहाँ बरकरार रहेगा। BTST की ट्रेड यहाँ वो अपने क्लाइंट्स को दिला रहे हैं 3850 तक के टारगेट्स के लिए, और ओपन इंटरेस्ट भी अगर आप देखें आज तो लगभग 3% बढ़ा हुआ है अगस्त सीरीज के लिए। फ्रेश बाइंग यहाँ देखने को मिल रही है, और इसी के साथ फ्रेश बाइंग जाइडस लाइफ में भी देखने को मिल रही है। काफ़ी दिनों से स्टॉक मोमेंटम में देखने को मिल रहा है। डीलर्स की अगर आप माने तो खरीदारी देखने को मिल रही है फार्मा स्टॉक्स में, और पोजिशनली जाइडस फार्मा पे वो एक बुलिश कॉल दे रहे हैं। तो जाइडस और L&T ये दोनों ही स्टॉक्स पे डीलर्स काफ़ी बुलिश दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, जाइडस और L&T। अच्छा यतिन, कंसिडरिंग आप ओला के मैनेजमेंट से मिलकर आए हैं, ये वैल्यूएशन घटाना, ये मार्केट की तरफ से इन्होंने फीडबैक काफी सीरियसली लिया है, जो मुझे लगा सबसे बड़ा साइन है। तो इसमें दो चीजें जब मैंने भावेश से बात की और जो मैंने सुना वो ऐसा है कि वैल्यूएशन 6-7 बिलियन के आसपास वर्क हो रहा था फिगर, फिर लोगों ने 3-3.5 बिलियन के बारे में बात की, और फाइनली अब 4 बिलियन के आसपास आपको ये इशू आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर आपने दूसरे स्टॉक्स में देखा हो, जैसे नायका हो, जैसे हुनासा हो, बहुत सारे एम्प्लॉयज ने अपने ईसॉप्स बेचे, पॉलिसी बाजार में भी ऐसे ही हुआ। तो मुझे लगता है कि उनका ये थॉट प्रोसेस है कि आप अच्छे वैल्यूएशंस पे IPO लाएं, लोगों के लिए टेबल पे जगह रखें, और जब आपको OFS करना है, खुद के शेयर्स थोड़े बहुत मार्केट में अगर मोनेटाइज करने हैं, तो अच्छे वैल्यूएशन पे बिकेंगे। तो उन्होंने भी अपना एक जो OFS साइज है वो कट कर दिया, वैल्यूएशन भी कट कर दिया, क्योंकि शायद उनको बैंकर्स ने ये समझाया होगा, मैं ये अज्यूम करता हूँ कि बाजार में ही आप आगे जाके शेयर्स बेचिए, क्योंकि अच्छा प्रीमियम शायद वहां मिलेगा। ये इनफैक्ट एक बड़ी लर्निंग है, जो प्रीवियस डिबिकल्स हुए हैं, बड़े एक्सीडेंट हुए हैं, उससे ओला इलेक्ट्रिक का मैनेजमेंट ऑफ कोर्स कुछ सीखा है, और वो इनफैक्ट अच्छे वैल्यूएशन पर IPO आया है। शुक्रिया यतिन। इनफैक्ट वो पूरा इंटरव्यू आपको CNBC आवाज़ पर हम आगे भी दिखाएंगे, लेकिन एक बड़ा और आज तक का इनफैक्ट इस साल का तो सबसे बड़ा IPO बन ही रहा है ये। चलिए कुछ और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं, जहां पर एक दो ट्रेड्स की हमने बात की। इनफैक्ट BPCL, HPCL, IOC का मैं जिक्र गुरमीत से चर्चा में कर रही थी, लेकिन शिल्पा, अगर BP, HP, IOC में कोई ट्रेड जो आपको लग रहा है कल भी काम कर सकता है, आज से कल में पोजीशन कैरी की जा सकती है? जी बिल्कुल, BPCL में मैं ज़्यादा यहाँ पे कंफर्टेबल रहूँगी। ऑफकोर्स IOC भी अच्छा है, लेकिन BPCL में स्टिल एक मोमेंटम है। मुझे लगता है BPCL आप अभी के लिए कल के लिए आप 355 से 360 के लिए भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 325 के स्टॉप लॉस से। 350 का कॉल ऑप्शन भी आप ले सकते हैं, जो रफली 8 रुपये में ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 3 रुपये का रखिए एंड स्टे लॉन्ग। मुझे लगता है इसमें मोमेंटम है, और ये आगे भी आपको गेन से दिखाएगा। जी, BPCL सुबह सुबह आई थिंक पहला या दूसरा स्टॉक हमने मार्क किया था। ये एक बहुत ही क्लियर कट रेंज ब्रेकआउट था। अच्छा, मीनवाइल प्रकाश सर ने जो अभी कुछ देर पहले HAL पिक किया, HAL ने आज एक अच्छा पुल बैक दिया, और HAL आई थिंक जो मिड ऑफ जुलाई में सीरीज़ के कोलैप्स हुआ था, और मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट इसने 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज का जोन छुआ, वहाँ से एक अच्छा पुल बैक। आज 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर क्लोज होता हुआ। BL जिसके नंबर्स आए थे कुछ देर पहले, आपके स्क्रीन पे आएगा करीब करीब 321 पे, और इसने भी आज आप कह सकते हैं कि अपना लॉस्ट ग्राउंड रीगेन किया, क्लोज अबव 1020। बहुत अच्छी अगर आप देखें तो क्लोजिंग है। दैट मीन्स अब एक डिफरेंशियल फॉर बेटर प्राइस परफॉर्मेंस परसिस्ट करता है HAL में, याद रखिएगा। ये अमूमन एक दूसरे के डिफरेंशियल को चेस करते हैं, और वो शायद कल सुबह सुबह परसिस्ट करे। HAL में प्रकाश सर की कॉल बहुत टाइम पे आई है। DLF में काफ़ी मूव अच्छा था, तो एक बार जरा ओबराय को भी देखते हैं, ओबराय क्या कर रहा है 1794 पे। हालांकि ये चला, लेकिन चल के ऊपर टिक नहीं पाया, बैकफुट पे आया, बट क्लोज फिर भी ठीक ठाक है। शिल्पा जी, ओबराय को कैसे रीड करेंगे आप? क्या एक दो सेशन यहाँ पे टाइम स्पेंड करे, फिर इसके तरफ आई थिंक फोकस करना चाहिए, या फिर अभी छोड़ दें इसको?
जी ओवरऑल रियलिटी अगर आप देखेंगे तो ये जो 1750 से लेके 1850 एक रेंज में है ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 1820 1830 जाता है, फिर अगेन इट कोलैप्सेस टुवर्ड्स 1750। तो एक बार इसको थोड़ा ये रेंज ब्रेकआउट के लिए देखना चाहिए, उसके बाद आप इसमें डेफिनेटली 2000 के भी लेवल्स आते हुए देखेंगे। लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा छोड़ देना चाहिए, इट इज स्टिल कंसोलिडेटिंग। स्टिल कंसोलिडेटिंग, और लेकिन कंसोलिडेट जहाँ पे हो रहा है वो जगह अच्छी है। अच्छा, एक बार इंडिगो को लेके आइएगा। आज ये स्टॉक सुबह सुबह अर्निंग्स के बाद थोड़ा सा कोलैप्स हुआ, लेकिन स्मार्ट रिकवरी है, काफ़ी स्मार्ट रिकवरी है। और अगर आप इसकी लोअर शैडो को देखें काफ़ी वाइल्ड है। राजेश सतपुते जी, आपकी रीडिंग क्या कह रही है? आई मीन अभी अगर किसी की होल्डिंग है या फिर पोजिशनल ट्रेड है उसको रखें, एक रीजनेबल स्टॉप लॉस जो कि आज के आई थिंक डाउन स्विंग को भी एक हल्का सा अगर आप देखें स्कोप दे सके मनूवरिंग का, और ऊपर की तरफ लेवल कौन से होंगे जिसके बाद स्ट्रेंथ फिर आएगी, क्योंकि एक टिपिकल राउंडिंग बॉटम है स्क्रीन पे, एक फ्लैग परसिस्ट करता है, तो शायद एक बहुत एग्रेसिव बुलिश पैटर्न के लिए जो प्राइस पैटर्न होनी चाहिए वो अभी भी स्क्रीन पे परसिस्ट कर रही है, लेकिन थोड़ी वॉलिटिलिटी बढ़ी है क्लोजर टू आई थिंक एक ब्रेकआउट पॉइंट के। कैसे रीड कर रहे हैं आप इंटरग्लोवेशन को? वीरेंद्र जी, देखिए इंडिगो का चार्ट अगर आप डेली देखें या इवन वीकली देखें, इसका जो बेस बना है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो है इसका क्लस्टर करीबन 4350 से लेके 4300, और जो ब्रेकआउट लेवल की आप जो बात कर रहे थे, अगर वो लेवल देखें तो वो है 4550। थोड़ा कंसोलिडेशन है, तो 4300 का स्टॉप लॉस होगा पोजिशनली। जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन में उनकी बात करो, नए पोजीशन की नहीं। और जो ब्रेकआउट आएगा 4550, आई थिंक इन दैट केस कम से कम ये 300 से 400 पॉइंट का मूव मिलेगा। तो ये जो कंसोलिडेशन है और ये जो ब्रेकआउट है, इसमें सिर्फ ये कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन ब्रेकआउट के बाद एक फिर से मूव मिलेगा जो इवेंचुअली इसको आप कह सकते हैं कि करीबन 4800 तक लेके जाएगा। सो पोजिशनली अगर है तो होल्ड रखें। ओके, मीनवाइल आप इंडस्ट्रीज लेके आइए, और इंडस्ट्रीज पे क्लियर कट अप्रोच क्या लेके चलनी है कल के लिए आते हैं। देखिए, मेरा क्लियर कट व्यू था कि ये बाज़ार और जिस तरीके से ऑप्शन राइटर्स परसिस्ट करते हैं 25,000 की स्ट्राइक पे, इन एनी केस 2966 यानी 24966 और 25,010 ये क्लियरली एक एग्जिट जोन है फॉर ऑल ट्रेड्स, चाहे वो पोजिशनल हों चाहे वो इंट्राडे हों। री एंटर करने का जोन है 24,766। अब आप देखिए, ये जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट है, फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे आपको क्या इंप्रेशन मिल रहा है? बिटवीन 25,000 24,900 ऑलमोस्ट 1,32,00,000 कॉल खड़े हैं, और बिटवीन 24,700 और 24,800 अगर आप उसके कंपैरिजन में देखें तो मात्र मेरे ख्याल से 40, 50, 60, 70 और 72 लाख कॉल खड़ी हैं। तो कॉल राइटर्स का कन्विक्शन यहाँ पे ज़्यादा है कंपैरिजन टू आई थिंक पुट राइटर्स। तो ट्रेड्स हमें लेने हैं अपने जोन में। मेरी बात मानिए, आज कोई ट्रेड कैरी मत करिए। एक बार फिर से शायद निफ्टी कल रिट्रेस होके हमें लोअर ट्रेजेक्टरीज में ट्रेड करने का मौका दे। लोअर ट्रेजेक्टरीज जब मैं कहता हूं तो मेरा मतलब कहने का क्या है, समझ लीजिएगा। 24,601 पे टेंडेमा परसिस्ट करता है और 24,700 आपका पुट राइटर्स का जोन। सो कोशिश कीजिए कल भी जब हम ट्रेड करें, हालांकि मैं कल लेवल्स दूंगा 24,600, 24,650, 700, 730, ये ट्रेजेक्टरी मिले तो हम लॉन्ग ट्रेड पिक करेंगे। तो रहिए इर्द गिर्द पुट राइटर्स के, रहिए इर्द गिर्द शॉर्ट टर्म एवरेजेस के टेंडेमा। और सप्लाई जोन परसिस्ट करता है अगेन 966 एंड 25,010। निफ्टी बैंक का क्लोज कहां पे आ रहा है? इट्स 51,324। आज सुबह का पहला थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या था? 51,370। ऑलमोस्ट क्लोज उसी की तरफ आता हुआ। हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम खेला सुबह, मैंने क्लियरली ट्विटर पे लिख दिया था, नाउ ट्रेल योर ट्रेड्स विद पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस। वो एग्जिट जोन में गया, कोलैप्स हुआ। अब यहाँ कोई ट्रेड कैरी मत करिए, क्योंकि एक डिफरेंशियल को प्ले करने का दिन था, वो आया चला गया। ये क्लोज अगेन निफ्टी बैंक पे 10-20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है और 50 डे के ऊपर आ रहा है। तो कोई मतलब ही नहीं है कि ट्रेड कैरी करें, गो न्यूट्रल। और अगर ट्रेड करना है तो निफ्टी को क्लोजर टू 24,600, 24,650, 710 की ट्रेजेक्टरी में पिक कीजिएगा। हर्षदा, ये इनफैक्ट वो लेवल्स निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए वीरो स्पीच। निफ्टी बैंक की तस्वीर देखिए, हमारा डे हाई 52,340 था
और इस समय हम जो क्लोज हो रहे हैं 51,330 के आसपास, तो लगभग 1010 पॉइंट ऊपरी लेवल से हमने गवा चुके हैं। स्क्रीन पर वो हमने गवाते देखे। महज 33 अंकों की बढ़त पर ही निफ्टी बैंक जाकर टिकेगा। और जिन फैक्टर्स की वजह से दरअसल निफ्टी बैंक आउट परफॉर्मर साबित हुआ था सुबह में, उन्हीं फैक्टर्स की वजह से अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब स्पेशली लास्ट आवर में प्रेशर आया है राधा। आईसीआईसीआई बैंक 0.78% गवा चुका है पिछले 10-15 मिनटों में। ये आप देखिएगा एब्सोल्युटली फ्लैट क्लोज दिखा रहा है। 4 पॉइंट और नीचे आया तो डे लो पर क्लोज होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए भी यही तस्वीर 871 के आसपास है और आज का डे लो 863 था, तो वहां से आप डे हाई से देखिएगा एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। और कोटक इनफैक्ट एक बड़ा ड्रैगर साबित हो रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक तो नीचे खींच रहा है निफ्टी बैंक को पूरी तरह से। करीब 1.5% का नुकसान इसमें आज सेकंड हाफ में दोपहर में देखने को मिला। वो जो सुबह का स्लाइस था वो काफी नहीं था। हट टिक के साथ यहाँ पर हमने देखी है और भी बिकवाली बनी है। HDFC बैंक ने अपना प्रेशर डाला हुआ है, लेकिन कोटक भी काफी नीचे खींच रहा है। इससे पहले मैं बैन अपडेट लूं जाने से पहले पालविया जी, ये अगर आप आईसीआईसीआई पर एक पर्सपेक्टिव दें मुझे, और मानस आप कोटक पर एक पर्सपेक्टिव दीजिए, क्योंकि जिस तस्वीर में हम ये क्लोज देख रहे हैं ये बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है। पालविया जी बताइए आईसीआईसीआई बैंक पहले। तो बिल्कुल देखिए, जो गैप अप के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग थ्रू आउट द डे देखने को मिली और डे लो के आसपास ही अब क्लोज हो रहा है। हमें लगता है कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा कल के सेशन के लिए वो 1200 का लेवल रहेगा। अगर ये 1200 के नीचे फिसल जाता है तो फिर इसका जो नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट बन सकता है वो 1180 1175 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। हायर साइड पे इसके लिए जो क्रूशियल लेवल बना हुआ है वो 1230 के आसपास है। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है हमें लगता है ये थोड़ा सा भी इसको वेट एंड वॉच करना चाहिए। 1180 1175 की तरफ स्टॉक फिसल सकता है। ओके, और ये आईसीआईसीआई की बात हुई। मानस कोटक, देखिए तकलीफ है स्टॉक को ऊपर सस्टेन होने में। 22 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पा रहा है। कल के जो लास्ट सेशन के जो हाई थे उसको भी स्टॉक ने ब्रीच नहीं किया और लगातार सेलिंग प्रेशर मॉर्निंग से देखने को मिल रहा है। केवल इतना करना है कि अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो 1760 के नीचे 1760 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और फ्रेश खरीदारी केवल 1835 के ऊपर करेंगे। ओके, और ये इनफैक्ट थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि दिग्गज बैंकों में थोड़ा सा कूलिंग ऑफ देखने को मिला है। कल देखते उभर पाते हैं इससे या नहीं। अच्छा, इस बीच बैन का अपडेट और इंडिया सीमेंट जो आज का बड़ा कैंडिडेट था एक्शन वाला, खबरों के लिहाज से एक्शन में रहा। OI एडिशन 61-62% का हुआ है। प्राइस एक्शन बहुत ही शांत है, सिर्फ आधे % के गेंस पर टिक रहा है, लेकिन इतनी पोजीशन खड़ी होगी कि 175% अपने नॉर्मल एवरेज से ज़्यादा पोजीशंस यहाँ पर बनती हुई दिखाई दी हैं और यही वजह है कि ये स्टॉक बैन में जाता हुआ दिखाई देगा। तो इस पर आपकी नज़रें होनी चाहिए। कल दरअसल जब आप लौट कर आएंगे तो ये बैन का हिस्सा बन सकता है। यह है फिलहाल आपके लिए तस्वीर। आखिरी 5 मिनटों में मिड कैप्स जस के तस है, अपने गेंस को एब्सोल्युटली होल्ड कर पाने में कामयाब रहे, लेकिन ये दिग्गज काउंटर्स हैं जहां पर अच्छा खासा मुनाफा वसूली का दबाव बना। अच्छा, जाते जाते वीरो, आई डोंट नो आपने नोटिस किया या नहीं, बंधन बैंक 219 के लेवल्स पर 13.5% की तेजी, जहां पर पूरा उल्टा हो गया निफ्टी बैंक। ये स्टॉक बस ऊपर ही रहा है आज पूरा दिन। बिल्कुल, मेरे ख्याल से जब आपने शुरुआती टेक्स में पढ़ा था ये करीब 7.25% ऊपर था। फिर जब हम बंधन बैंक की मैनेजमेंट से मुखातिब हुए आज उस वक्त 11% था और इट्स नाउ ऑलमोस्ट 13.5% है। ये क्लोज बहुत शानदार है हर्षता, और फरवरी 2024 के बाद कब तक सबसे स्ट्रॉन्ग क्लोज, और मेरे ख्याल से इसका इंप्रेशन वीकली अगर यहाँ पर भी क्लोज हो जाए, मतलब शुक्रवार तक आते आते, तो वीकली और डेली चार्ट से बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। करीब 218.70 पे, और ये क्लोज आ रहा है अबव ऑल मूविंग एवरेजेस करीब जनवरी 2024 के बाद, अबव 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बंधन बैंक क्लोज होता हुआ। अच्छा, 1-2 स्टॉक्स और मार्क कर देता हूँ जो कि सुबह सुबह काफ़ी आई थिंक अच्छे नोट पे जिन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की थी आज के, बट कोलैप्स हुए। कोटक का जिक्र हर्षता ने कर ही दिया है। आज फार्मा में कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग हुई, बट प्रॉफिट बुकिंग हुई, कोई शॉर्टिंग नहीं थी। लुक एट सिप्ला, हायर लेवल से रिट्रेस हुआ। लुक एट बायोकॉन, आज ये भी हायर लेवल से रिट्रेस हुआ। इट्स प्रॉफिट बुकिंग, बट कोई खास रिवर्सल नहीं था। डिफेंसिव स्पेस में अगर आप देखें, गोदरेज सीपी ये भी आज बैकफुट पे आया। आईटीसी ने आज थोड़ा सा मायूस किया।
माइनस आईटीसी सुबह आपकी कॉल्स में शुमार था, 710 तक का स्विंग भी आया। आपको लग रहा है कि अभी मोमेंटम परसिस्ट करेगा इसमें? बिल्कुल, देखिए पोजिशनली तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है, एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन जब तक ये 10 डे मूविंग एवरेज जो कि 480 है उसके ऊपर ट्रेड करता रहेगा, मेरे ख्याल से तो हर गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए। इस बार ये 510 को क्रॉस करके शायद 530 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। अब लास्ट के पैटर्न को देख लग रहा है शायद इसमें 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है। ओके, चलिए अब एक काम करते चलते हैं हर्षिता के पास बड़ी वॉल पे इस क्लोजिंग को देखने के लिए। हर्षिता, ओवर टू यू। शुक्रिया वीरू। तो आज शुरुआत बहुत ही तगड़ी रही, लेकिन उतनी तगड़ी क्लोज नहीं है, ये आप कह सकते हैं। मैं डे हाई का लेवल नोट कर रही थी 24,999.75 और आज हम क्लोज कर रहे हैं 24,847 के आसपास। निफ्टी बैंक के लिए 52,340 डे हाई था, वहाँ से सीधे 950 पॉइंट का या 1000 पॉइंट से ज़्यादा का करेक्शन रफली देखने को मिला इंट्राडे में। और क्लोज आप कह सकते हैं जितना मोमेंटम, जितनी ऊर्जा थी ना, वो टायर से हवा निकाल दी है। मिड कैप्स के साथ ऐसा हुआ नहीं, 600 पॉइंट के गेंस मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स अपने गेंस को बरकरार रख पाए हैं। निफ्टी आईटी का साथ नहीं, यहाँ पर मजबूत शुरुआत हुई थी, ये भी फिसला। ये है फिलहाल आपके लिए स्थिति। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बाय द क्लोज, गिरने वाले शेयरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। आज सुबह में हम ये सेलिब्रेट कर रहे थे कि ऑल टाइम हाई, नई ऊंचाइयों पर मार्केट, लेकिन उस मोमेंटम को हम होल्ड नहीं कर पाए। शायद अगले दिन, कल के दिन वो ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम था दोपहर के ट्रेड में। दोपहर में स्पेशली ABFRL जैसे काउंटर्स, ट्रेंड जैसे काउंटर्स में एक अच्छा मोमेंटम बना। ये स्टॉक्स थोड़े से फ्लेवर में रहे हैं आज। क्लोजिंग से पहले 3.5%, 2% तक की तेज़ी यहाँ पर बनती दिखाई दी। इनफैक्ट एक स्टॉक TCNS वाला काउंटर करीब 4% ऊपर रहा। एक स्टॉक बाय फार जो आउट परफॉर्मर रहा है आज, वो है बंधन बैंक का। खुलने के साथ ही तेज़ी रही और नियरली 13-14% तक के गेंस बनते दिखाई दिए हैं। आप सिटी यूनियन बैंक को भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर भी आज भले ही निफ्टी बैंक पूरा नीचे आया हो, इसमें भी एक अच्छा खासा तेज़ी का रुझान था। नतीजे अच्छे लगे मार्केट को, लेकिन IDFC फर्स्ट बैंक नंबर्स वर नॉट बैड, ओके नंबर्स थे, वो स्टॉक चला नहीं। आधे % के गेंस देखने को मिले हैं। जिस स्टॉक में सबसे ज़्यादा गाइडेंस के लिहाज से ऊर्जा दिखाई थी वो पंजाब नेशनल बैंक था। और PNB को देख ऑफकोर्स बाकी PSU बैंकों में भी उम्मीद बनी कि यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस आ सकता है। 5.5% के गेंस PNB में देखने को मिले, ये कुछ आउट परफॉर्मर्स रहे हैं। अब आपके लिए लेकर आते हैं इनफैक्ट कंट्रीब्यूटर्स, सेक्टोरली सिचुएशन क्या बनी है। IT नेगेटिव में, निफ्टी बैंक मुश्किल से पॉजिटिव में है। फाइनेंशियल्स में दबाव, FMCG में दबाव। FMCG और IT ने इनफैक्ट मार्केट को ड्रैग किया है, वरना ऑटो, CPSC, कैपिटल गुड्स अच्छी तेजी बनती दिखाई दी है। अब हीट मैप में आपको साफ दिखाई देगा, बैंकिंग काउंटर्स जो लीडरशिप पोजीशन में थे वो थोड़े से बैकफुट पर आए हैं आज। और भारती, टाइटन, ITC, सिप्ला, टाटा कंज्यूमर जैसे ट्रेड्स में मुनाफा वसूली देखी गई। एक्सिस के लिए 0.5% का दबाव देखने को मिला है, लेकिन कुल मिलाकर डिवीज लैब की तेजी बरकरार। BPCL इनफैक्ट फॉरफ्रंट पर आया। L&T, बजाज फिनसर्व जैसे काउंटर्स थे जहां पर तेजी की पोजीशन बनी है। मारुति, बजाज ऑटो, M&M, ये 3-4 ऑटो कंपनियां थी, टाटा मोटर्स इंक्लूडेड, जहां पर तेजी रही। और रिलायंस का साथ तेजी का रहा है, करीब 0.5% तक के गेंस बने हैं। ये है आज का क्लोज। बड़ी उम्मीदों के साथ मार्केट की शुरुआत जरूर हुई थी, लेकिन क्लोज आते आते एकदम शांत और सारी एक्सपेक्टेशंस साइड में हो चुकी हैं। तो होपफुली कल का दिन ज्यादा बेहतर साबित होगा। जी हाँ, इसे कहते हैं शुक्रवार गरम और सोमवार नरम। कोई बात नहीं, थोड़ी सॉफ्टनेस थी, हायर लेवल से लिक्विडेशन हुआ, बट स्टिल अगर आप देखें क्लोज डिसेंट है, इट्स 24842। आइए टीम्स को देखते हैं एक बार, जो आशीष और नीरज जी ने सुबह सुबह पिक की थी मौजूदा सूरत हाल में, उनके कॉम्बिनेशंस में बेस्ट ट्रेड्स क्या थे। और नीरज जी की टीम पहले आपकी स्क्रीन पे आएगी, और यहाँ पे राइट्स, उसके बाद किंग्स टेक्नोलॉजी, और उसके बाद नुवामा वेल्थ और CMS इन्फो सिस्टम उन्होंने पिक किया। और सब में अगर आप देखें आपको स्ट्रॉन्ग 14.56% के स्विंग मिले। जेन टेक्नोलॉजीज, कैप्टन पाइप्स का, उसके बाद JK बैंक और BHL आशीष ने पिक किया था, यहाँ पर भी 5.55 और 2% का स्विंग मिला। दिन ये आज आई थिंक उठा पटक भरा रहा, स्पेशली निफ्टी बैंक के लिए। और ये क्लोज जो आ रहा है वो ऑलमोस्ट दिन के हाईएस्ट लेवल से करीब
1000 पॉइंट का रिट्रेसमेंट। यानी अगर आप अंतिम दौर में आके देखें तो एक शब्द या फिर एक टर्म का इस्तेमाल आप फिर कर सकते हैं, टर्बुलेंस फॉर निफ्टी बैंक अभी भी जारी है। कल फिर मुलाकात होगी इस पैनल की, हर्षता, मेरी, नीरज जी और आशीष की सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल में, उसके बाद मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।